नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुत्तरा रोसवा स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक शानदार दिन, इसलिए कि मार्केट ने एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी दी आज बुल्स को, एक गॉड सेंड गिफ्ट, एक गैप डाउन के तौर पर। और अब मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर और निफ्टी रिकॉर्ड हाई से बहुत पास, करीब 35 पॉइंट दूर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट सुधर कर आया लाइफ टाइम हाई के पास। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों का सुधार, नए शिखर पर मिड कैप इंडेक्स। आईटी स्टॉक्स में भी जमकर खरीदारी। आज करीब 1.25% की बढ़त पर कर रहा है निफ्टी आईटी कारोबार। टाटा एलेक्सी सबसे ज्यादा 4% ऊपर, वहीं कोफोर्ज, एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स भी 2 से 3% भागे। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी दिखी तेजी। बढ़ती गर्मी से बढ़ सकती है गैस बेस्ड पावर प्लांट की मुश्किल। पावर प्लांट्स को खरीदनी पड़ सकती है अतिरिक्त गैस। गेल और पेट्रोनेट एलएनजी को मिल सकता है अतिरिक्त सप्लाई का ऑर्डर। दोनों शेयरों में 3 से 4% की रफ्तार। और सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग विज्ञापन देने वाले जालसाजों के खिलाफ हमारा बड़ा एक्शन। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने मुंबई पुलिस के साइबर सेल में कराई दर्ज एफआईआर। टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने वाली कंपनी भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ अब तक 10% भरा। 542 से 570 रुपीस के बीच है प्राइस बैंड। कंपनी की 4,275 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। FY25 का पहला आईपीओ। चलिए फिर कमाई का अड्डा और आखिरी का 1.5 घंटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आखिरी का 1.5 घंटा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मार्केट में एक शानदार मोमेंटम। आज एक ऐसा दिन जिसमें एक जो हमने सुबह एक व्यू लिया था कि लीप ऑफ फेथ पे जाइए, पहली डिप को बाय कर लीजिए बस और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में उस अप्रोच ने काम किया। और ये बात मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि नॉर्मली ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्स ट्रेंड का गैप हो तो उसको आप यूज़ करिए। अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट में गैप डाउन मिले खरीद लीजिए, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में गैप अप मिले बेच दीजिए। एनालिसिस बाद में, पहले बाय या सेल। और एक और चीज़ जो हमने अशदा एक्सपेक्ट की थी कि पहले मिड कैप्स चलेंगे, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करेंगे। मिड कैप सुबह सुबह ग्रीन में आ गया था, अभी ऑल टाइम हाई पर। और ये एक चीज़ क्लियर कर रहा है, ये वाला महीना बिलोंग करेगा मिड कैप्स को। आज का जो मार्केट का वर्डिक्ट है वो वापस एक चीज़ बता रहा है कि इस पूरे महीने आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत पैसा बनाने को मिलेगा। जी, और हाल फिलहाल की जो गिरावट स्मॉल कैप्स ने दिखाई थी, वहां से भी एक तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। आई थिंक जस्ट 1% मोर और विल बी बैक टू स्क्वायर वन। अनुज, फिर ऐसी स्थिति में सवाल यही है कि जिसने गैप का फायदा उठाया और ट्रेंड राइड किया है, उसके लिए आज क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? और ये जो 22,521 तक हम छूकर थोड़ा सा नीचे आए हैं, 500 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, उसके पार निकलने का कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्या इस रैली में? देखिए हजदा, एक चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आज आपने सुबह उस गैप डाउन में लिया, जो हमने एक बात की थी कि उस 22,300 से 350 के जोन में ऐड करिए, बाय करिए। मैंने साफ एक चीज़ बोली थी कि 22,450 से 22,500 के जोन में प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। इतनी अच्छी स्विंग आपको मिल गई, उससे ज़्यादा की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये 22,500 550 का जोन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ये हो सकता है कल गैप अप के साथ निकल जाए, ये पॉसिबल है। ये अगर आप ओवरनाइट का रिस्क रखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। बस एक चीज़ क्लियर है, अब अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है इस मार्केट में तो आज का लो अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 22,346। तो एक अप्रोच ये है कि अगर आप अब लॉन्ग करें, मान लीजिए आपने सुबह की रैली मिस कर दी, बहुत लोगों ने मिस कर दी, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने वो मिस कर दी और अगर आप अब ले रहे हैं तो 22,346 का स्टॉप लॉस होगा। उसमें से आपका एक रिस्क होगा ओवरनाइट कैरी करने का। हालांकि जो आज का मार्केट का मूड रहा है ना, इतने खराब ग्लोबल क्यूसी मार्केट इतना चल गया और आज तो हो सकता है यूएस मार्केट में भी रिकवरी आ जाए, तो इसके लिए कल मुझे लग रहा है गैप अप ही मिलना चाहिए आपको। और कल मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ भी बंद हो गए तो कल मार्केट गैप अप के साथ ऑल टाइम हाई को निकाल देगा। और अब हर डिप पर बाय करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और अपना वो जो मेरा 2, 3, 4, 5, 6 का एक व्यू रहा है वो क्लियरली मेरे ख्याल से प्ले आउट होगा। 22,530 से 22,550 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसको बस आपको निकालना होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज की ट्रेड तो प्ले हो चुकी है। जो एक वीकली एक्सपायरी वाली की एक ट्रेड थी, मगर एक ट्रेड मिलेगी आज आपको सुबह, जो गैप डाउन में बाय कर लीजिए वो ट्रेड मिलेगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। 3 बजे तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, शायद 47,500 टू 47,700। उसके बाद एक 3 PM मूव पॉसिबल है। लेकिन एक्सपायरी डे पे अगर आपको एक बार के 200-250 पॉइंट की स्विंग मिल गई, मोर देन इनफ है, उसको लीजिए। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट की,
टेक्सचर वापस बाय ऑन डिप्स का। ये वापस वही जनवरी फरवरी वाली मार्केट है जिसमें आप कहीं पर भी लें आपका पैसा बन रहा है बेसिकली। लेकिन कोई खास स्पेसिफिक स्टॉक निफ्टी बैंक में जो शायद वो 3 PM मूव को ड्राइव करेगा, क्योंकि कल तक एचडीएफसी पूरे कमांड में था। एचडीएफसी बैंक ही है, एचडीएफसी बैंक है, वही 3-4 दिन से। हाँ, एचडीएफसी बैंक है। कल हजदा हमने एक एनालिसिस किया था एचडीएफसी बैंक का कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। उसमें अगर ये सेल्स नोट था, खैर हमारा खुद का एनालिसिस नहीं था, कि अगर एचडीएफसी बैंक में वो जो सेलिंग डिलीवरी बेस्ड हुई थी वो अगर एफआई की सेलिंग में ट्रांसलेट होती है तो उसका जो एमएससीआई का वेट बढ़ने से $2 बिलियन की बाइंग आ सकती है। ये मार्केट एक प्रीएम्प्ट कर रहा है। अब अगर ये नहीं हुआ तो एचडीएफसी बैंक वापस गिर के दोबारा पहुंच जाएगा लोस पे, तो इसके लिए ये रिस्क रहेगा यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक अब एक वन ट्रिक पोनी की तरह काम करता है एक्सपायरी वाले दिन खास तौर से, तो थोड़ा सा गैम्बल बन जाता है, थोड़ा सा लॉटरी बन जाता है। देखिए अभी पिछले 10 मिनट में थोड़ा सा डिक्लाइन आ गई है ऑलरेडी, और अब हम वापस ऑलरेडी आई थिंक देखिए रेड में आने की तैयारी कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर। ये होगा एक्सपायरी वाले दिन, आपको एक तो स्विंग मिलती है, बस उसमें खुश रहिए। ज़्यादा ओवरस्टे और वेलकम वाली बात है ना, उसमें तकलीफ हो जाती है बेसिकली। थोड़ा सा संभल कर चले निफ्टी बैंक में, लेकिन 3 बजे का इंतजार रहेगा, देखते हैं वहां पर एक स्विंग ऊपर की तरफ आएगा या नहीं। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षा, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं वो 2-3 स्टॉक्स का यहाँ पे उल्लेख करूँगा। पहले लेके आइए पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पीएनबी। इसका जिक्र यहाँ पे करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। 129.80 का प्राइस आपको इतिहास के पन्नों में 2018 मार्च में क्या हुआ था याद होगा। एग्जैक्टली ये उसी को स्ट्राइक करता हुआ पिछले लगभग 30 मिनटों में, इनफैक्ट 12:30 के बाद पीएसयू बैंक्स में एक वाइल्ड स्विंग है। और पीएनबी का ओआई एडिशन देखिए, ये महज सीरीज का तीसरा सेशन है हर्षदा, और लगभग 27 लाख शेयरों का बिल्डअप, ह्यूज बिल्डअप। और ऑप्शन एक्टिविटीज़ में 130 की कॉल में मेजर शॉर्ट कवरिंग है, मेजर शॉर्ट कवरिंग। पीएनबी स्पॉट में याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और ऑलमोस्ट फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है। दूसरा मैं रखूंगा एसबीआई, अगेन पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है। 1 बजे के बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक में आया, लगभग 768-70 के जोन में ट्रेड करता हुआ। ये अब 13 मार्च के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। तो एसबीआई और पीएनबी 2 स्टॉक्स, और तीसरा स्टॉक जो कि मैं रखूंगा अपनी स्क्रीन पे, दैट्स दिवीज लैब। हालांकि सुबह से चल चुका है, बट स्टिल जो पोजीशन इसकी है, जनवरी 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने आज 3650 पे काटा, 3709 हो चुका है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से अगले कुछ सेशन के आने वाले स्विंग प्रोस्पेक्टिव से प्लेसमेंट इसकी अच्छी नजर आ रही है। हर्षदा, ये 3 स्टॉक पीएनबी, एसबीआई और दिवीज लैब। हर्षदा, और पीएसयू बैंकों में तो एक्शन हम देख ही रहे हैं, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लौट रहा है। फटाफट से आपके स्क्रीन पर वो कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स रखते हैं, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। मार्केट का मोमेंटम जो लौटा है वो इन स्टॉक्स की बदौलत है, जो तेजी का ट्रेंड बाजार ने पकड़ा है। स्क्रीन पर आ जाएंगे वो सभी काउंटर्स। टीसीएस में आज देखिएगा करीब 2-2.25% तक का मूव देखने को मिला है। डीवीज लैब जो अभी अभी वीरू मेंशन कर रहे थे, बैंकों में एक्सिस, और ऑफ कोर्स फिर से टेक महिंद्रा जैसा काउंटर। तो टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं अब धीरे धीरे करके प्ले लौटता हुआ। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, लॉरस लैब, पेट्रोनेट, जेएनएफसी, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर एक स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला है, और स्पेशली एस्कॉर्ट्स। मंदी की तरफ क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही एचडीएफसी लाइव परफॉर्म कर रहा है। बजाज ऑटो कल की तेजी के बाद आज कुछ विराम लेता हुआ, और नेस्ले इंडिया में भी हम देख रहे हैं हल्की सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, ये स्टॉक्स एक तरफा तेजी दिखा रहे थे, तो वहां पर कुछ मुनाफा वसूली आ रही है। और डिक्सन टेक में भी आज हम देख रहे हैं करीब 2-2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। ये है वो सभी काउंटर्स जहां पर ट्रेंड क्लियरली तेजी और मंदी का बना है आज। इनमें से कुछ स्टॉक्स की आगे डिटेल में चर्चा भी होगी। अब चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे पैनल में फंडामेंटल्स के लिए जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह है, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ और साथ ही साथ स्नेहा सेठ। 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हम बात करने वाले हैं अनुपम रसायन के सीईओ गोपाल अग्रवाल से, और साथ ही कंपनी के डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर से। इन्होंने जापान की एक कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 750 करोड़ का, उसके डिटेल्स आगे आएंगे। 230 के आसपास लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि बढ़ती बिजली की मांग को लेकर क्या एक्शन सरकार लेती हुई दिखाई देगी। 245 पर हॉर्मस फटाकिया आपको बताने वाले कि सोनी आंदनी
ने जो SBI म्यूचुअल फंड से इस्तीफा दिए हैं उसके क्या मायने रह सकते हैं, और साथ ही साथ 250 पर हमारे साथ जतिन जुड़ेंगे। BTST ट्रेड्स पर फोकस रहेगा, मार्केट बिग वॉइस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। निर्मला इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के राहुल अरोड़ा हमारे साथ देने वाले हैं, और फिर 3:10 के आसपास BTST या फिर STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और ट्रेड्स लेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए आईटी पैक में, इसमें थोड़ी तेजी नजर आती है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस ट्रेड कर रहा है 2501 पर, अच्छा ब्रेकआउट मिला है एंड कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। अब स्टॉप होना चाहिए 2475 का, 25 रुपए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2580 के नजर आते हैं, हो सकता है आजकल में मिले। एम्फेसिस बाय। एम्फेसिस में एक बाई साइड का ट्रेड, और मिड कैप आईटी में आज हम फ्लेवर लौटता देख रहे हैं तेजी की तरफ। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। दोबारा पूछिए। लगता है मानस से संपर्क नहीं बन पा रहा है। अमित, आफ्टरनून आपका ट्रेड बताइए। जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने पिछले 9-10 दिनों से अपने 200 एमआ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया। स्विंग लेवल पे भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर वीकली चार्ट्स हम देखें, इस 8-9 दिन की कंसोलिडेशन और 200 डे मूविंग एवरेज के बाद आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विच इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स आल्सो। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट एक पॉइंट पे हमें कोफोर्ज मिल रहा है, तो कोफोर्ज में बाई की सलाह है। 5685 इसका प्राइस है, 5600 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5800 के। ओके, कोफोर्ज 5685 पे लॉन्ग है अमित जी की तरफ से। और तो अभी तक दो जो कॉल्स आई हैं उसमें मिड कैप आईटी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून। अगर आप जैसे आईटी पैक में अगर आप देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम है। मेरा पिक रहेगा HCL टेक पर। अगर आप देखें तो काफी अच्छा करेक्शन आया है, प्रिसाइज के 89 एमए के आसपास ही कंसोलिडेट किया था। आज थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। हम यहाँ पे एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है 1260 की जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं। 37-38 के रुपीस के रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 29 का रहेगा और टारगेट आप एक 59 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, HCL टेक ये हो गई इस समय की पिक। मानस को जोड़ते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए पीएनबी पे खरीदारी करनी है। हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है और आज के पैटर्न को तो देख के लग रहा है कि शायद अब बहुत ही जल्द 135 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे भी पीएनबी में खरीदारी करनी है। 127.50 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 134 के टारगेट सेट करने हैं पीएनबी में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 130 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 7 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक तेजी वाला ट्रेड, और इसका जिक्र वीरू कुछ ही क्षण पहले कर रहे थे कि SBI PNB में अच्छी खासी पोजीशन, तो एक हो गया आपके सामने डिस्कस। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर आईटी पैक पे है और इसमें से एक आईटी पैक में बिरला सॉफ्ट, इस पे नजर रखें। मुझे लगता है अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। जो सपोर्ट बनता है वो 770 775 का है। 779 पे ये स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 770 का, और अकॉर्डिंग टू स्पॉट लेवल 800 810 की ट्रेजेक्टरी में मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट जाना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन बिरला सॉफ्ट। बाय इन बिरला सॉफ्ट। चलिए अब चलते हैं गौरांग के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका प्रेफर्ड पिक। धन्यवाद अनुज जी और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के आधार पर एक स्टॉक जो कि चर्चा में है एक आईपीओ को लेकर के, वो है भारती एयरटेल। भारतीय एक्जाकॉम का आईपीओ आज से खुला हुआ है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से गतिविधि भी देख रहे हैं और महीने दर महीने जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, और काफी लंबे समय से यहाँ पर अनुज भाई खरीदारी की राय थी, लेकिन अब और भी सकारात्मक से संदेश नजर आ रहे हैं। तो 1240 के आसपास मौजूदा स्तर बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की जाए। एयरटेल जो वैसे भी फोरफ्रंट पर आया है हेक्साकॉम के आईपीओ के बाद, लेकिन अनुज आपने एक चीज नोटिस की
5 टेक्निकल जानकार, उनमें से 4 ने पिक किए हैं आईटी स्टॉक्स। आईटी क्योंकि अब आज आईटी में थोड़ा सा एक व्यू ये भी बन रहा था, हर्षिता आज सुबह एक अपग्रेड भी आया था आई थिंक CLSA का। आई थिंक वो स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं अर्निंग से पहले। आई थिंक वो एक्सेंचर की जो गाइडेंस कट आई थी उसके बाद से एक वन वे सेलिंग आई थी आईटी में। तो आई थिंक कई लोगों को ये मानना है कि स्पेशली जैसे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। इवन लार्ज कैप आईटी, कल हमने LTI Mindtree फॉर एग्जांपल देखा था, ऑलमोस्ट डेथ क्रॉस पर वो पहुंच गया था स्टॉक। एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स देखते हैं, इनफैक्ट बहुत समय के बाद ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है इंडेक्स। तो इसके लिए आज थोड़ी सी यहाँ पर बार्गेन बाइंग हुई है। बहुत लोगों का ये मानना है कि इन्फोसिस जिस दिन भी गाइडेंस देगा उस दिन उसका बॉटम बन जाएगा, जैसा कि पिछले 2-3 क्वार्टर में हुआ भी है। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इन ट्रेड्स को प्रीएम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्चुअल इवेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद भी ट्रेड लेंगे तो मार्केट आपको ठीक ठाक ट्रेड दे देगा उसके बाद भी। चलिए, नजरें रहेंगी कि यहाँ पर क्या रुझान उभर कर आएगा, लेकिन क्लियरली एक अच्छी खासी तेजी इस पूरे पॉकेट में बनती हुई दिखाई दी है। कुछ और ट्रेड्स आपके लिए अब स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं, जहाँ पर एक मोमेंटम साफ बनता दिखाई दिया है। इस घंटे के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऑटो कंपनियों में फिर तेजी आ रही है। टाटा मोटर्स, M&M जैसे काउंटर्स स्पेशली ये अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आज इंडेक्स में ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन गौरांग आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बिक्री के आंकड़े आए, नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है मार्च का महीना अच्छा रहेगा, वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन लगातार धीरे धीरे करके स्पेशली M&M और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स को अक्यूमुलेट किया गया है। अब यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, किस तरह की विजिबिलिटी है सेल्स की और स्पेशली वो CV साइकिल की? हर्षिता, CV सेगमेंट को प्रदर्शन और रुझान बेहतर करने के लिए समय लगेगा और हम तुलना नहीं कर सकते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की कैटेगरी या प्राणी है। और हाँ, ये बात सही है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है उसको लेकर के थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आंकड़े आए उसकी संभावना है, लेकिन वो एकदम से नहीं दिखाई देगी आपको, उसके लिए समय लगेगा। तो एज ए डिस्क्लोजर, टाटा मोटर और M&M पर काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है। और जो नए लॉन्च होने वाले, खास करके टाटा मोटर के तरफ से मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 महीनों में करीबन 4 नए लॉन्चेस होंगे। कुछ नए अवतार में गाड़ियां होंगी, कुछ नए रूप में गाड़ियां होंगी। तो मुझे लग रहा है कि पूरा ऑटो सेक्टर जो है उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े में कभी कम, कभी ज्यादा और कभी अनुमान के आधार पर आंकड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप लंबे अवधि की जो आपका निवेश है वो महीने दर महीने के आंकड़े देख करके आप निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं होगी। और सिर्फ अभी नहीं हर्षदा, सरकार के तरफ से भी ऑटो सेक्टर को लेकर के जो नीतियां गठन की गई है उसको जमीनी स्तर पर लागू करते हुए हमें लग रहा है कि काफी लंबे समय तक ऑटो क्षेत्र, ऑटो एंसिलरी, टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सभी चर्चा में रहेंगी। ओके, टाटा मोटर्स पे आपका व्यू 1011 पे टेक्निकली बहुत अच्छी तरीके से पॉइज्ड है एक अच्छे मूव के लिए और एज पे बैठा हुआ है, बिल्कुल एज पे बैठा हुआ है। मीनवाइल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आई है। अभी बात करते करते हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी करीब 7190 के जोन में। 7190 भी नहीं, इनफैक्ट हाँ 7190 था। 7209 डे हाई पर, SBI डे हाई पर, PNB डे हाई पर। और मैं एक और स्टॉक स्पॉट करता हूँ। अमित, आप देखिए प्लेसमेंट BOB की, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ये पार्टिसिपेट करने को राजी है। कल की कैंडल का जो बहुत स्ट्रांग थी उसको ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ मेरे स्क्रीन पे प्राइस है 270.60। आपका व्यू इस स्टॉक पे, क्योंकि बाकी तो चल चुके हैं। PNB ऑलरेडी माइनस कॉल दी, अब BOB पे आपका टेक। जी वीरेन जी, अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अच्छा स्ट्रक्चर है और आज के सत्र में देखें तो नीचे कैंडल के नीचे एक विक बन रहा है, दैट मींस बाइंग एट द लोअर लेवल्स, कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। इनफैक्ट यहाँ 10 और 20 का क्रॉसओवर भी है, तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 267 का छोटा सा रखेंगे एंड 276 277 तक के नियर टर्म के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो PSU बैंक में मोमेंटम है, लेकिन अब एक स्टोरी जो यतिन ने ब्रेक की है अभी वोडाफोन आइडिया, ध्यान रखिएगा अभी EGM से उनको अप्रूवल मिला था 20,000 करोड़ तक रेज करने के लिए। अब यहाँ पर चर्चा ये है कि कैसे पैसा रेज होगा, क्या प्रेफरेंशियल होगा, राइट्स होगा, कॉम्बिनेशन होगा या FPO होगा। यतिन को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शायद FPO सबसे प्रिफर्ड रूट रहेगा।
यतिन, गुड आफ्टरनून। बताइए एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है और कब तक आने की ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? गुड आफ्टरनून। और अनुज जी, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू, एफपीओ कौन सा रूट होगा, इस पे ऑब्वियसली बोर्ड एक कंटेम्पलेशन कर रहा है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से भी ये फंड रेज हो सकता है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की योजना कंपनी ने बनाई है, लेकिन अभी तक का जो फीडबैक और अभी तक का जो बोर्ड का बायस है वो है एफपीओ लाने का। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक इशू, और ये एफपीओ की साइज लगभग 15,000 करोड़ तक हो सकती है, ऐसा सूत्र हमको अभी जानकारी दे रहे हैं। ऑब्वियसली अभी ही ईजीएम में शेयर होल्डर्स ने 20,000 करोड़ तक का जो फंड रेजिंग का प्रपोजल है वो अप्रूव कर दिया है। राइट्स इशू में एक दिक्कत है क्योंकि सरकार के पास एक मेजॉरिटी बड़ा स्टेक है, वो कीन नहीं है राइट्स इशू में पैसा लगाने के लिए। और प्राइसिंग, अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो एफपीओ में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आकर्षक दामों में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एफपीओ का रूट जो है वो प्रेफर किया जा रहा है अभी। इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, यहाँ से फीडबैक आ रहा है कि 1 से 2 हफ्ते के भीतर ही वोडाफोन आइडिया अपनी जो एफपीओ की तैयारी है वो पूरी कर लेगा और लॉन्च भी बहुत ही नियर टर्म में अप्रैल के महीने में ही होता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली कंपनी अपने 4G और 5G केपेक्स के लिए धनराशि जुटाना चाहती है, थोड़ा बहुत डेट भी रिटायर करना चाहती है, लेकिन ज़्यादातर पैसा जो है वोडाफोन आइडिया अपने केपेक्स प्लान में लगाना चाहता है ताकि वो सब्सक्राइबर लूज़ करना कम करें। लेकिन जब हमने कांटेक्ट किया वोडाफोन आइडिया को, किसी प्रकार की वहाँ टिप्पणी नहीं आई। लेकिन एक बात लगभग तय है कि बहुत जल्द आप एफपीओ वोडाफोन आइडिया की तरफ से आता हुआ देख सकते हैं। यतिन, रफली कितना बड़ा पार्टिसिपेशन आ सकता है बाहर के निवेशकों की तरफ से? शायद वो एक क्रूशल पॉइंट रहेगा। और जब भी फंड रेज की बात हुई थी तब यही बातचीत हो रही थी कि क्या प्रोमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि प्रेफरेंशियल इशू है तो शायद वहाँ प्रमोटर को पार्टिसिपेट करने का एक विंडो रह सकता है। जहाँ तक कि एफपीओ का सवाल है, ऑब्वियसली कंपनी ने इतने सारे रोड शोज किए हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सॉफ्ट कमिटमेंट भी दिया था। और अगर आप जो असीम की खबर थी और इसके पहले भी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, वो ये कह रही थी कि इनको 1 से 2 बिलियन डॉलर का काफ़ी सॉफ्ट सपोर्ट आया था क्यूआईपी इन्वेस्टर्स के जरिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए। यूएस के भी कुछ फंड्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे। तो अभी कहना मुश्किल है कौन कौन से फंड्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हाँ, शायद कंपनी को कॉन्फिडेंस होगा कि पार्टिसिपेशन मिलेगा और एफपीओ रूट एक ऐसा रूट रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा जहाँ से कंपनी रिटेल निवेशकों को भी ऑनबोर्ड कर सकती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ऑनबोर्ड कर सकती है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ध्यान रखें, ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है और एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो अगर आप कोई भी इस पर ट्रेड ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। लेकिन जैसे यतिन की इन्फॉर्मेशन है कि ये शायद एफपीओ एक प्रेफर्ड रूट रहे। एफपीओ में एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो प्राइस का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। क्यूआईपी में आपको एक पर्टिकुलर सेबी डिटरमिन्ड फार्मूला से प्राइस लेना होता है, और अगर वो प्राइस हो तो शायद ही कोई इन्वेस्टर लगाएगा पैसा। एफपीओ में आप एटलीस्ट एक डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर एफपीओ आएगा फॉर एग्जांपल तो 11 रुपये पे आएगा। 10 से 11 रुपये के बीच में अगर एफपीओ आ रहा है तो एटलीस्ट इन्वेस्टर के पास एक कोई इंसेंटिव होना चाहिए कि वो उसमें लगाएगा। इसके लिए ये शायद एक प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा। गौरांग, आपका क्या व्यू रहेगा वोडाफोन आइडिया पर? अनुज भाई, 20,000 करोड़ और कहाँ 2 लाख करोड़ डेट बैलेंस शीट पर, जो आंकड़ा मेरे पास पिछली जानकारी है, क्या करेंगे आप मुझे समझाइए। और आप महीने दर महीने 10-10 लाख 15-15 लाख उपभोक्ता जियो को और भारती को भेंट के रूप में दे रहे हैं। आप अभी भी 4G टेक्नोलॉजी में जूझ रहे हैं सेवा उपलब्ध कराने के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये पहले तो वोडाफोन पर कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही हम रखना चाहेंगे, समय व्यर्थ करना नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से आपको अगर सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में निवेश करना है तो 2 बेहतरीन कंपनी आपके सामने है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है, और भारती एयरटेल, जिसकी टिप्पणी अभी मैंने करी। अभी कुछ समझ में नहीं आता, 20,000 करोड़ और कहाँ 2 लाख करोड़, कोई गणित मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं। चलिए, तो वोडाफोन आइडिया पे एक व्यू गौरांग का। मीनवाइल मेरे दिमाग पे इस वक्त चढ़ा हुआ है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। जरा स्क्रीन पे लिखे आइएगा, इट्स 7229। आई थिंक अब ये स्विंग इतना वाइल्ड हो गया है कि पूछिए मत। जरा परसेंटेज टर्म में 0.78%। निफ्टी बैंक अप है 0.11%।
यानी 0.60% का डिफरेंशियल तो स्क्रीन पे परसिस्ट कर रहा है। अनुज, जब से हम स्क्रीन पे बैठे हैं, पीएनबी, एसबीआई, बीओबी क्लोजर टू अ इवेंट, अनुज कैसे रीड कर रहे हैं पीएसयू बैंकों की इस तेजी को? और अमूमन हिस्टोरिकली होता ही है अनुज कि पीएसयू बैंक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स एक ऐसे लेवल को निफ्टी बैंक को निकालने में मददगार साबित होता है जो काफ़ी समय से नहीं निकल रहा होता है। सेंस क्या बनता है? वीरू, मैं एक चीज़ देख रहा था, पीएसयू बैंकों की जब से रैली शुरू हुई है, इसमें जितनी बार भी करेक्शन हुई है, जितना टाइम करेक्शन में लगा है उससे कम टाइम में वापस रैली हुई है। और ये करेक्शन जब मार्केट की हुई थी तो 6 मार्च से शुरू हुई थी पीएसयू बैंकों में वो करेक्शन। 6 मार्च से लेके वो करेक्शन चली थी करीब 20 मार्च तक। तो मैं नंबर ऑफ डेज गिन रहा था, उसके हिसाब से आज के बाद अब एक दिन और बचा है पीएसयू बैंक इंडेक्स को वापस अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई रिक्लेम करने में। वो था 7419, प्रीवियस 52 वीक हाई। आई थिंक ऑल टाइम हाई है या नहीं पता नहीं मुझे, वैसे तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें 200 पॉइंट और बचे हैं मेरे ख्याल से, ये पॉसिबल है। आई थिंक एक चीज़ ये भी है कि शायद थोड़ा मार्केट पॉलिसी से पहले एक फन एंड गेम्स में भी बिलीव करता है कि शायद पीएसयू बैंकों को थोड़ा बिल्डअप किया जाए पॉलिसी से पहले, जस्ट इन केस अगर एक डविश पॉलिसी आ गई तो ये मतलब एक कारण हो सकता है शायद। प्लस क्योंकि मार्केट का मूड वापस एक पॉजिटिव साइड पर है और पीएसयू में वापस मोमेंटम लौट के आया है, इसके लिए आपको याद होगा हमने एक चीज़ कही थी जो थोड़ी सी गलत पड़ी थी मार्च में, कि पीएसयू बैंक नॉर्मली चलते हैं इलेक्शन के टाइम पर, मार्च में लेकिन करेक्शन आ गई थी उनमें। तो हो सकता है कि वो मेकअप टाइम भी हो रहा हो और उस वजह से भी एक रैली आ रही हो यहाँ पर वीरू। जी, और स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। लुक एट एसबीआई 771 पे, और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पॉटिंग हमने की थी, जरा बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आइएगा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। गौरांग, आप लोगों का प्रेफर्ड पीएसयू बैंकिंग स्टॉक अदर देन एसबीआई क्या होगा? एसबीआई तो आप सबसे पहले छूटते ही बोल देते हैं। यार पिछले हफ्ते ही हमने जो हफ्ते भर के बाजार को लेकर के हम यूट्यूब पर वीडियो जारी करते हैं, तो पिछले हफ्ते ही हमने एसबीआई का नाम लिया था। तो इसके अलावा वीरेंद्र कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, ये अन्य 3 नाम है स्टेट बैंक के अलावा जो हमारी खरीदारी की सूची में। इस समय का तो मुकुट आपको ही मिलेगा। पीएनबी, एक बार वो ट्रेड लेकर आइए मानस की, पीएनबी वाली। आई थिंक मानस के टारगेट्स वैसे थोड़े अग्रेसिव होते हैं, तो इसके लिए शायद टारगेट ना हिट हुआ हो, लेकिन काफ़ी करीब है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रिवाइज करें मानस? शानदार रही वैसे वो ट्रेड। थैंक यू सो मच जी। तो देखिए स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेंगे, 129 पे अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखेंगे। टारगेट अभी वही रहेंगे 134 के। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर एक बार 134 135 के ऊपर सस्टेन होने लगा तो नए टारगेट ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे। उस केस में शायद आपको 152 155 तक के टारगेट्स भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है। आई थिंक अगर आपके पास आपने लॉन्ग पोजीशन लोअर लेवल पे बना ली है और आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो इसको राइड करना चाहिए। धीमे धीमे स्टॉप लॉस रिवाइज करिए ऊपर की तरफ और पूरी रैली में बने रह सकते हैं आप। के पूरी रैली में बने रह सकते हैं। वैसे वीरू, आपने भी बहुत सही टाइम पे स्पॉट किया था ये ब्रेकआउट, और बिल्कुल 133 अब पीएनबी। और अब मेरे ख्याल से ये वो जब अब मुझे याद नहीं कि जब वो स्कैम हो रहा तब उस स्टॉक उस समय कहाँ हुआ करता था, लेकिन लोस तो इसके 29-30 तक थे। हाँ एग्जैक्टली अनुज, हाँ, ये वही प्राइस है और वही मार्च 2018 का पीरियड है। तो देख लीजिए आप, 6 साल लगे एग्जैक्टली उसी, हाँ 6 साल लगे, लेकिन वो प्राइस रिगेन हो गया। ओके, पीएनबी और कैनरा बैंक और एसबीआई सब डे हाई पे। अब चलिए थोड़ा सा बैंकों से बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए, और एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे मन्नापुरम 5% ऊपर। और मैं मन्नापुरम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, अब देखिए बहुत बहुत साधारण सी बात है, गोल्ड बहुत स्ट्रांग है तो आप मन्नापुरम और मुथूट को ले सकते हैं, लेकिन मन्नापुरम का प्राइस एट 193.50 कुछ इम्प्रेस कर देने वाला कर रहा है। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट था 2 फरवरी 2024 का ही, और वो था 192 193। स्नेहा, आपकी राय चाहूँगा, आपको लगता है कि ये वो जोन काटने के बहुत ही नज़दीक है? और एक बार किसी कॉल ऑप्शन को अगर आपने रीड किया हो मन्नापुरम पे तो उस पर भी अपना व्यू दीजिएगा।
अगर हम ऑप्शंस की अगर डेटा देखें तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हायर साइड पे जो 200 की कॉल है वहां पे काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऊपर की कॉल ऑप्शंस में काफी अच्छी एक्टिविटी भी है, फॉर दैट मैटर लाइक 195 200 ये दोनों स्ट्राइक्स पे, और अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 190 जोन के आसपास। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है करके कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और पॉसिबिलिटी है करके कि हम यहाँ से और अच्छा अपमूव देखें। तो जिस तरह के ऑप्शंस की भी डेवलपमेंट आई थिंक ओवरऑल स्टॉक तो पॉजिटिव ही लग रहा है। पुरम फाइनेंस में भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले कुछ अब फोकस करते हैं केमिकल कंपनियों पर, और आज वैसे भी केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रुझान खरीदारी का लौट रहा है अनुपम रसायन की अगुवाई में, जहाँ पर कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया कि एक जापानीज प्लेयर के साथ इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2 प्रोडक्ट दरअसल सप्लाई होंगे, 743 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ गोपाल अग्रवाल और डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर। आप दोनों का ही स्वागत है। गोपाल जी, अगर आप हमें बता सके एग्जैक्टली ये 2 प्रोडक्ट्स जो आप के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये आप भारत में ही बनाएंगे, आई एम अज्यूमिंग, जो आपकी रिलीज मेंशन कर रही थी। कितना मार्केट साइज है इसका रफली, अगर आप हमें अंदाजा दे सके? धन्यवाद आपके शो पर हमें बुलाने के लिए। ये जो 2 प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली ये एक हमारे कस्टमर के लिए है स्पेसिफिकली, एंड हमारे जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली B2B सेगमेंट के होते हैं, जिसमें जो हम सप्लाई करते हैं हमारे कस्टमर्स को, वो बेसिकली फ्रॉम एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव वो जाएगा फार्मा में और इंजीनियरिंग फ्लूइड में। तो मार्केट जो है काफ़ी बड़ा है, बट या हमारा जो प्रोडक्ट सप्लाई होगा वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में जाएगा, जिसके बारे में गिवन क्योंकि हमारा एक प्राइवेसी अंडरस्टैंडिंग होता है कंपनी के साथ में, हमारे कस्टमर के साथ में, ओवरऑल साइज के बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि आपने कहा ये फ्लोरिनेशन के लिए रहेगा, तो फ्लोरिनेशन का लार्जली मार्केट कितना है, अगर उसका अंदाजा आप हमें दे सके, क्योंकि आपने डिस्क्लोज किया ये 743 करोड़ का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मार्केट का पोटेंशियल कितना है? आई एम अज्यूमिंग कि ये शायद आगे एक्सटेंशन भी मिल सकता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, अगर एक साइजेबल मार्केट है जो आप एड्रेस करेंगे। तो मैं अगर फ्लोरिनेशन इंडस्ट्री की बात करूं तो फ्लोरिनेशन एज ए इंडस्ट्री का पोटेंशियल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, एंड जो हम एक प्रोडक्ट देख रहे हैं जैसे आपने बताया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस फ्लोरिनेशन सेगमेंट में जस्ट 2 प्रोडक्ट से ही 750 करोड़ की सेल्स मिल सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्लोरिनेशन का ओवरऑल मार्केट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। हमारे लिए फ्लोरिनेशन एज सच नया नहीं है, हम लोग ये प्रोडक्ट हमारे कस्टमर के साथ पहले भी कर रहे थे, बट हमें जो इसमें एक तरह का जो एक्स्ट्रा अभी जो एक कस्टमर से सहयोग मिला है वो इस कारण से मिला है क्योंकि हमने बेसिकली कुछ समय पहले टेनफेक का एक्विजिशन किया था, जिसकी वजह से हमारा बेसिकली रॉ मटेरियल सोर्सिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्लोरिनेशन के लिए काफ़ी मजबूत हो गया है, एंड जिसकी वजह से अभी काफ़ी कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हमें फ्लोरिनेशन के लिए काफ़ी व्यवसाय मिलेगा। विशाल जी, इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में रफली किस तरह के मार्जिन्स रहते हैं, क्या उसका अंदाजा दे पाएंगे हमें? हमारा हिस्टोरिकल मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो रफली 26 to 28% EBITDA मार्जिन रहता है हमारा, लास्ट 1 साल से थोड़ा ज्यादा भी है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो टिपिकली लॉन्ग टर्म रहते हैं, सस्टेनेबल बेसिस पे काम करते हैं हम। तो नॉर्मली हम यही रेंज में कोशिश करते हैं कि ये रेंज में हमारा प्राइसिंग रहे, बिकॉज आप ज्यादा करके फिर आप कंपटीशन को बढ़ा रहे हो, कम करो तो आपके लिए मुनाफा नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा समन्वय बैठा हुआ है जहाँ पे हम 26-28% के EBITDA मार्जिन पे है, हमारा कॉस्ट पास थ्रू होता है तो हमारा रिस्क उस हिसाब से बहुत ही कम होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक बना हुआ प्लान है। ऐसा नहीं होता कि अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्जिन डाइल्यूटिव रहेगा, आप कह रहे हैं मार्जिन को और ऐड करेगा या फिर स्टेबल रखेगा? नहीं, मार्जिन स्टेबल रहेंगे, मार्जिन डाइल्यूटिव तो होने की बात है ही नहीं इसमें। हम ये बोल रहे थे कि हमारा सस्टेनेबल जो प्लान है वो 26 to 28%, 29% का आपका मार्जिन रहेगा, और यही रेंज में रहते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन होता है, पर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको इवॉल्व करते हो, बट मार्जिन डाइल्यूटिव का तो कोई सीन नहीं है फ्लोरिनेशन में तो डेफिनेटली।
मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि आपने आई थिंक दिसंबर में एक जापानीज केमिकल कंपनी के साथ एक पॉलीमर के लिए इंटरमीडिएट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसे क्या कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के हाथ लगते हुए दिखाई देंगे क्या? अगर उसका एक अंदाजा आप हमें दे सके अग्रवाल साहब, डिमांड क्या वापस लौट रही है इस समय केमिकल इंडस्ट्री में आप जैसी कंपनियों की तरफ? देखिए, हमारा फोकस जो है बेसिकली अब काफ़ी जापान और यूएसए की तरफ बढ़ रहा है। और हमें जो विशाल जी ने आपको बताया कि भी इस बारे में हमारी कंपनी लास्ट 8 से 10 साल से हमारे कस्टमर के साथ में वर्किंग कर रही है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है, इसकी जर्नी जो है वो 2 से 5 साल की होती है, जिसमें आप एक इनिशियल कोई प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से इंक्वायरी आती है। उसके बाद में आपके टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ पे, आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ पे आप उनको वो सप्लाई कर सकते हैं, वो क्वालिटी दे सकते हैं, वो कंसिस्टेंट ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हैं, तब जाके आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो 2 से 5 साल चलता है, जिसके पहले हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से अवॉर्ड होता है। तो ये काफ़ी आई वुड से रिगरस प्रोसेस होता है। कस्टमर जब हमारी अप्रूवल देता है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, बिकॉज काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं कस्टमर के लिए, ये प्रोडक्ट बेसिकली वो अपनी ज्योग्राफी में खुद बना रहे होते हैं, जो उन्होंने वहाँ बंद करके हमें दिया है। अच्छा विशाल जी, गुड आफ्टरनून। एक इशू आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रहे हैं। आपका टारगेट 200 दिन का था, वो 260 270 डेज Q2 के एंड पे था। यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है? अभी आप मान सकते हैं कि मैं अभी साइलेंट पीरियड में हूँ, तो मैं ये क्वार्टर का तो नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज वो नंबर्स मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारा जो व्यू है वो मेंटेन रहेगा कि हमको इम्प्रूव करना है वहां पे। और जो हमने इस साल का जो टारगेट लिया था वो तो शायद ना अचीव हो पाए, तो वो जो नेक्स्ट ईयर में हम इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे प्लान में रहेगा। गोपाल जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि जो पिछले एक साल को छोड़ दें तो उससे पहले का पीरियड आपके सेक्टर के लिए गोल्डन डेकेड था। क्या वो उस पर ब्रेक लग गया है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी एबरेशन है कुछ सालों का? अभी अनुज, आपका अनुमान सही है, ये एक तरह का टेम्पररी एबरेशन है। एंड अगर मैं जनरली स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में बात करूं, तो यस, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये टेम्पररी ब्रेक लगा है। बट अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगले 8 से 10 साल मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार काफ़ी बढ़ेगा, एंड जो ग्रोथ आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। एंड अगर आप देखें तो हमारा जो लास्ट 2 साल में जो हमने LOI या कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनका टेन्योर एनीवेयर बिटवीन समझिए 5 से 7 साल का है, वो बेसिकली यही इंडिकेट करते हैं कि भाई हम नेक्स्ट 5 या 7 साल में किस तरह का रेवेन्यू करने वाले हैं। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अगर वो एक इंडिकेशन है, तो दैट वो आपको बता सकते हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है आगे जाके, एज लॉन्ग एज आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस वाइज थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, और आप एक कंप्लीट सप्लाई चेन सोल्यूशन अपने कस्टमर को दे सकते हैं। मुझे लगता है पोटेंशियल बहुत है आगे जाके। गोपाल जी, विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये बात करने के लिए। तो जैसा कि मैनेजमेंट बोल रही है, एक टेम्परेरी एबरेशन है इस समय जो चल रहा है। जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की बात है, ऑब्वियसली एक साइलेंट पीरियड चल रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में चर्चा जब फाइनेंशियल नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद ही होंगी। अब एक काम करते हैं, एक बार लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लक्ष्मण जी से हम जो लिंक हमें डिस्कस करना था वो करेंगे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी एक और न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, 1 तारीख को नॉर्मली विंडफॉल टैक्स का एक रिवीजन होता है, वो इस बार हुआ नहीं। शायद क्या गवर्नमेंट वेट कर रही थी, और आज आपकी इन्फॉर्मेशन कह रही है कि आज डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर।
बिल्कुल, दरअसल 1 तारीख को रिवीजन का नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि बीच में एक वीकेंड आ गया था, तो उसके बाद समीक्षा होती फिर नोटिफिकेशन होता है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज इस मुद्दे की समीक्षा की गई। कच्चे तेल के पिछले 15 दिनों के दाम को 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कच्चे तेल की कीमतों में किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसकी समीक्षा की गई है और आज देर शाम तक इसका नोटिफिकेशन आ जाने की पूरी संभावना है। जो सूत्र कह रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन को जल्द आज शाम तक जारी किया जाएगा। जो आमतौर पर हम देखते हैं कि 10-11 बजे रात तक नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन आ सकता है। और जो बहुत हद तक संभावना है वो ये है कि सरकार विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दे, क्योंकि अगर पिछले 15 दिनों का देखें, 1 से 15 मार्च तक की तुलना करें, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में, तो देखें कि आप कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले 70s के आसपास था, 78, 79 के आसपास घूम रहा था, लेकिन पिछले 15 दिनों में 80 को पार करता हुआ रहा है लगभग लगातार 15 दिनों तक। तो ऐसे में विंडफॉल टैक्स सरकार बढ़ा सकती है। और बता दूं कि इससे पहले भी फोर्टनाइट में जो 16 मार्च को विंडफॉल टैक्स का नोटिफिकेशन आया था, उसमें सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की थी, 4,600 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4,900 रुपए प्रति टन किया था। तो इस बार मुझे लगता है 4,900 रुपए प्रति टन से भी और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज इस पर बैठक हुई है, आज देर शाम तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो पूरे चांसेस यहाँ पर कि नहीं, हमारी टीम ने न्यूज़ मिस कर दी है, एक्चुअल न्यूज़ मिस कर दी है। टैक्स बढ़ना है वो न्यूज़ डालिए प्लीज़, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आज विंडफॉल टैक्स का नोटिफिकेशन संभव है, नोटिफिकेशन में क्या आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ मिस कर दी है जो लक्ष्मण जी बार बार बोल रहे हैं कि क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, इसके लिए ये बढ़ने के आसार हैं यहाँ पर, ये मेन न्यूज़ है। इनफैक्ट मैं कुछ देर पहले एक बयान भी पढ़ रही थी ऑयल सेक्रेटरी का। उन्होंने कहा है कि इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो शायद उनको ऑयल कंपनी एक्शन भी ले सकती है प्राइसेस पर, बट वील हैव टू वेट फॉर दैट। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी, जो आप सुबह में भी खबर बता रहे थे कि गर्मी के पर्सपेक्टिव से सरकार ने भी सारे गैस बेस्ड पावर प्लांट्स को बिजली उत्पादन के लिए खास और कड़े निर्देश दे दिए हैं, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, दरअसल पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री जो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह है, वो चुनाव प्रचार से समय निकाल करके ऊर्जा मंत्रालय में बैठक की। उस बैठक में खास तौर से जो गैस बेस्ड पावर प्लांट कंपनियों के जो मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको बुलाया गया था और उसमें समीक्षा की गई कि उनको कितना प्लांट लोड फैक्टर पे काम कर रहे हैं। और उनको ये सख्त निर्देश दिए गए इस बैठक में कि चूंकि गर्मी काफी ज्यादा होने के आसार हैं, ऐसे में पीक आवर में पावर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप जो बिजली का उत्पादन करते हैं गैस बेस्ड पावर प्लांट से, उसमें और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहिए। जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको बोलेंगे, आप उत्पादन बढ़ा दीजिएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गैस बेस्ड पावर प्लांट वाले जो कंपनियां हैं वो गैस अतिरिक्त खरीदेंगी। और अब आप पूछें गैस किससे खरीदेंगी, तो आमतौर पर गैस 2 कंपनियों से खरीदती हैं, गेल से और पेट्रोनेट एलएनजी से। लेकिन ज्यादातर गेल से खरीदा जाता है, चूंकि उनकी फिलिंग स्टेशन ज्यादा है तो वहां से खरीदा जाता है। पिछली बार भी जब पीक आवर में डिमांड बढ़ा था तो एनटीपीसी ने 5,000 मेगावाट अतिरिक्त गैस बेस्ड पावर प्लांट से बिजली देने की बात की थी। वहां भी एनटीपीसी ने गेल के साथ करार किया था। तो और उस टाइम गेल और पेट्रोनेट एलएनजी ने टेंडर भी निकाले थे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिले। लेकिन ज्यादा गैस खरीदने पड़ेंगे इन कंपनियों को। और गैस बेस्ड पावर प्लांट से इसलिए सरकार जोर दे रही है क्योंकि गैस बेस्ड पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन तुरंत में शुरू किया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए सरकार समय का इंतजार करे। जैसे पीक आवर में डिमांड बढ़ेगा, गैस बेस्ड पावर प्लांट से सरकार ज्यादा बिजली खरीदेगी। अभी करीब 20 से 22% पीएलएफ होता है, यानी प्लांट लोड फैक्टर होता है। माना जा रहा है कि ये 30 से 35% तक पीएलएफ जा सकता है। 30 से 35% पीएलएफ जाएगा तो 10 से 15 MMSCMD गैस की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी, जो इन कंपनियों को सप्लाई करनी होगी। से गेल और पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर्स ऊपर हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ कल लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी उसका इम्पैक्ट आज एक सेल्स नोट भी आया था इसके ऊपर, उसका इम्पैक्ट। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका आपको सीक्वेंस बताते हैं, फिर शुरुआत करेंगे। मानस आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसके बाद हम जाएंगे राजेश सतपुते के पास एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए, चार्ट का चमत्कार अमित सेठ से लेंगे और उसके बाद गौरांग शाह से मिड कैप फंडा। तो मानस चलिए शुरुआत करते हैं, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए अनुज जी मुथूट फाइनेंस पे ध्यान देना है। मुथूट फाइनेंस का 1620 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि मुथूट फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1620 का जो कॉल ऑप्शन 48 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 75 रुपीज के इस ऑप्शन में आप टारगेट सेट कर सकते
ओके, ये एक फिलहाल एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी मुथूट फाइनेंस में आपको दिखाई दे रही है। 1620 का कॉल लेकर चलेंगे जहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। राजेश जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, छोटे बैंकिंग स्टॉक्स पे यहाँ पे नजर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आई थिंक मैंने कल भी इसको रिकमेंड किया था, और देखिए जिस तरह से ये ब्रेकआउट हुआ है 600 के ऊपर चला गया है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इट इज एट 603। तो दो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे रेजिस्टेंस के तौर पे, एक था 596 और दूसरा था 600। मुझे लगता है इस दोनों लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, तो फिर से रीइटरेट करूंगा, फ्रेश कॉल भी दूंगा। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा नया वो रहेगा 592 का, और ट्रेड करें फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 624। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अगला ट्रेड पिक करते हैं, और ये आएगा अमित जी के सौजन्य से। आज का चार का चमत्कार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, मैं आरईसी के साथ जाना चाहूंगा। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, थ्रू आउट द डे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ में होल्ड कर रहा है 472 473 के लेवल्स। जिस हिसाब से स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस बना के अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर उसके बाद कंसोलिडेशन करके अपमूव दिया है, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लग रहा है। तो आरईसी बाय करें। 473 का प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 485 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 466 रुपीज का। ओके, अच्छा, मीन वाइल वो निफ्टी रेड में आया वापस, क्योंकि एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। रिलायंस गिरा एकदम से। आई थिंक वो जो लक्ष्मण जी ने न्यूज़ दी, हालांकि विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट ओएनजीसी पर ही होता है, लेकिन शायद मार्केट को थोड़ा सा और चीज़ों का भी डर हो सकता है। इसके लिए ये दोनों ओएनजीसी भी स्लिप हुआ डे हाई से, लेकिन उस न्यूज़ के बाद लेकिन अभी भी ग्रीन में है। हालांकि रिलायंस रेड में आया और उसने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला मार्केट के ऊपर। मिड कैप फंड गौरांग शाह के पास चलते हैं। गौरांग जी, आपकी पिक। तो अनुज भाई, सीमेंट क्षेत्र आज सुबह सुबह अल्ट्राटेक को लेकर के कुछ खबरें आई थी, और हमारा अनुमान ये कहता है कि जो खपत है सीमेंट की वो आने वाले समय में काफी ऊपर जाएगी। तो इसी क्षेत्र की एक मझौली कंपनी है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन नतीजे अच्छा आए तो लक्ष्यांक ऊपर की तरफ किए, वो है दालमिया भारत लिमिटेड। अनुज भाई, यहाँ पर हमने नतीजों के आधार पर जो लक्ष्यांक है उसको बढ़ा करके करीबन 2500 तक के किए हैं। तो यहाँ ये एक मझौली कंपनी सीमेंट क्षेत्र की है जहाँ पर निवेश की राय, बशर्ते कि आपका आप समय सीमा की पाबंदी ना हो, तो 2500 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए। भारत में का मौका तेजी की पोजीशन लेने का। मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। मुथूट फाइनेंस के साथ शुरुआत हुई, सस्ता ऑप्शन ट्रेड है ये। 1620 का कॉल जो मानस ने आपको सुझाया। स्टॉक में एक मोमेंटम है, 3.5% के गेंस देखने को मिले। 1620 का कॉल का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा कुछ देर में। दूसरा ट्रेड राजेश सातपुते का एफएनओ सुपरस्टार में था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 624 के लिए एक मौका तेजी का, 592 स्टॉप लॉस रहेगा। आरईसी में भी एक अपॉर्चुनिटी तेजी की ही बन रही है। यह है वो ट्रेड जो अमित ने पिक किया है। चार्ट का चमत्कार में 486 के लेवल्स आ सकते हैं आगे टारगेट के तौर पर, और दालमिया भारत पसंद है गौरांग को, जहां पर 2500 तक के लेवल्स आने की पूरी गुंजाइश बन रही है। ओके, तो चलिए ये इस समय की ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, एक अगली स्टोरी एड्रेस करते हैं, और हॉर्माज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आई कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्टार फंड मैनेजर सोहिनी अंदानी, उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड से इस्तीफ़ा दिया है। एसबीआई ब्लू चिप और मैग्नम मिड कैप फंड जो कि काफ़ी बड़े हिट रहे थे, उन दोनों फंड्स को सोहिनी मैनेज करती थी। इसमें काफ़ी रिटेल ने बहुत पैसा बनाया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हॉर्माज जुड़ गए हमारे साथ। हॉर्माज, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी इन्फॉर्मेशन। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक बहुत बड़ी एग्जिट जैसा आपने कहा म्यूचुअल फंड की दुनिया से सोहिनी अंदानी, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ उनका 17 साल लंबा सफ़र था, वो आज ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ उन्होंने 2007 में शुरुआत करी थी, और 2010 में उन्होंने जो है एसबीआई ब्लू चिप फंड और एसबीआई जो है मैग्नम मिड कैप फंड दोनों की जिम्मेदारी संभाली थी। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम में से एक है सोहिनी अंदानी का। और अगर देखा जाए फंड्स की बात की जाए तो एसबीआई लार्ज कैप फंड जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा लार्ज कैप फंड है, और जो मैग्नम मिड कैप फंड है वो देश का 5वां सबसे बड़ा मिड कैप फंड है।
अब अगर नज़र डाली जाए ब्लू चिप फंड में, तो ब्लू चिप फंड की जो साइज़ है वो 43,000 करोड़ रुपए की है। क्रिसिल की रेटिंग उसकी 3 स्टार्स की है। और अगर रिटर्न्स देखे जाए तो पिछले एक साल में उसने 30% के रिटर्न्स दिए हैं ब्लू चिप फंड जो है। और अगर सालाना तौर पर देखा जाए तो 15% रिटर्न्स पिछले 10 साल में। और इस फंड की शुरुआत से अगर सालाना तौर पर रिटर्न्स कंपेयर किए जाए तो 12% के रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं। अब इस फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग्स कौन सी है? HDFC बैंक और ICICI बैंक जो कि निफ्टी के दिग्गज है, वो दोनों इस फंड के सबसे बड़े होल्डिंग्स है। L&T, इन्फोसिस, ITC और रिलायंस इसके नाम भी इस फंड में शुमार है। कुछ और लार्ज कैप नाम अगर देखे जाए जो इस ब्लू चिप फंड का हिस्सा है, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, पेज इंडस्ट्रीज और सन फार्मा का नाम इनमें आता है। अब देखा जाए मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में अगर हम बात करें तो 16,500 करोड़ की फंड साइज है। इसकी भी क्रिसिल की रेटिंग 3 स्टार्स है। और अगर रिटर्न्स कंपेयर करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 44% के रिटर्न्स दिए हैं। और सालाना तौर पर अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में 19.5% के सालाना तौर पर रिटर्न्स है। और शुरुआत से इस फंड की 17% के रिटर्न्स है। पर दिलचस्प बात गौर करने वाली ये है कि मिड कैप्स का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद अब कैश मैग्नम मिड कैप फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग है। लगभग 9% की उनकी होल्डिंग अब कैश में है। और अगर दूसरे नाम अगर हम देखें तो क्रिसिल और सुंदरम फाइनेंस जो उनके स्टॉक्स के मुताबिक सबसे बड़ी होल्डिंग्स है मैग्नम मिड कैप फंड की। अन्य नाम अगर हम देखें इस फंड में तो टोरेंट पावर का भी नाम आता है इसमें। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, शेफलर इंडिया, कोरोमंडल, सोना BLW और मैक्स हेल्थ केयर भी इस फंड का हिस्सा है। तो ये है मैग्नम मिड कैप फंड। तो सोहिनी अंदानी का 17 साल का SBI म्यूचुअल फंड के साथ सफर खत्म हुआ, कहना गलत नहीं होगा। इट्स द एंड ऑफ एन एरा। और काफ़ी सोहिनी अंदानी ने शुरुआत की थी एक सेल साइड एनालिस्ट के तौर पर। उसके बाद म्यूचुअल फंड में बहुत शानदार ट्रांजिशन, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट व्यूज़ के लिए भी उनको जाना जाता था। और अपेरेंटली अब मुझे जो सुनने में आया आज तक वो NGO में जाना चाहती हैं। इसके लिए वो उन्होंने ये ट्रांजिशन ना एग्जैक्टली तो इसके लिए उन्होंने ये जब जो म्यूचुअल फंड की दुनिया है इसके लिए अलविदा किया है। तो खैर ये इस समय SBI म्यूचुअल फंड से एक बड़ी खबर आती है। जी हाँ, देखेंगे यहाँ पर फिर आगे कौन सा फंड मैनेजर आता है और आगे फंड्स का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। शुक्रिया हॉर्मस। उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फंड मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हालांकि मैं नाम भूल गया लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कौन मैनेज करेंगे दोनों फंड्स को। परफॉर्मेंस अब निर्भर करेगा। चलिए मार्केट पर एक बार फिर नजरें डाल लेते हैं। इस बीच चंदन तापड़िया भी हमारे साथ आ गए हैं। निफ्टी थोड़ा सा फंस रहा है, करीब 8 पॉइंट नीचे सपाट है आप कह सकते हैं। निफ्टी बैंक करीब 30-31 पॉइंट ऊपर। चंदन तापड़ी अब हमारा साथ देंगे। चंदन आफ्टरनून, बताइए क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, कोई खास ट्रेड जो आपने स्पॉट किया हो? देखिए बाजार जरूर आज फ्लेट है बट नीचे के लेवल से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी में हायर बेस बन रहा है, इमीडिएट में 22,350 का सपोर्ट है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। कहीं स्टॉक्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि निफ्टी 10-12 पॉइंट फ्लेट है। तो काफ़ी स्टॉक्स रडार पे है। मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा होटल कंपनीज पे, चाहे लेमन ट्री की बात करें या फिर इंडियन होटल की बात करें। तो मैं लेमन ट्री को नॉन एफएनओ में यहाँ पे खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। आज के वॉल्यूम लगभग 50 लाख के आसपास हो चुके हैं। पुराना जो हर्डल था 138-139 उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। सो 139 के सपोर्ट से इंडियन होटल खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 150 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, इंडियन होटल्स और सॉरी लेमन ट्री माफ कीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे 142.50 पे बाय कॉल चंदन की। अच्छा, जो चीज़ स्क्रीन पे प्ले कर रही है अच्छी तरीके से मैं उनको ही मार्क करता हूँ। एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा आइएगा दिवीज़ लैब, जिसका मैंने आई थिंक जिक्र शुरुआत में भी किया था। मैंने PNB, SBI और तीसरा स्टॉक जिक्र किया था दिवीज़ लैब का। मैं इसको डे प्रोस्पेक्टिव से नहीं लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से बात करना चाहूँगा। अमित, आपका व्यू क्या कह रहा है? आई मीन ये कैंडल तो एक पॉज है बट ये अपने साथ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ कैरी करती है। ये एक मैसेज कैरी कर रही है कि मैं इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स में देखा था अमित, बहुत अच्छा एक रिवर्सल पॉइंट है अभी भी, जो कि अपने साथ शायद एक रिवॉर्ड होल्ड करता है अभी भी। आपका सेंस क्या कह रहा है दिवीज़ लैब पे 3450 उसे 3675 प्रेडिक्ट करता हुआ? जी डेफिनेटली वीरेन जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टॉक ने बड़े कंफर्टेबली अपने 200 डे और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लाइन चार्ट्स अगर हम ड्रॉ करें वीकली डेली का तो इसका एक अहम रेजिस्टेंस था 3600, स्टॉक उसके ऊपर भी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है।
पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो ये सब देखते हुए ऑल द पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर्स जो हम यहाँ पे स्टॉक में ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेशली वीकली चार्ट में, तो 3600 विच इज जस्ट 2% यहाँ से, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 3600 के, क्योंकि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू होगा, 3600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 3750 एंड 3800 के डीवीज लैब में। ओके, तो ये फिलहाल डीवीज पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पर आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है और उन्होंने दरअसल अंडर परफॉर्मर से बाय कॉल दिया। टारगेट जो 3380 का था बढ़कर करीब 4025 आया। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी रौनक बनती हुई दिखाई दी है। तो एक बड़ा मूव इस स्टॉक में जाहिर तौर पर टेक्निकली भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब फटाफट से डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। आज यतिन थोड़ा सा पहले आ गए हैं। यतिन बताइए किन स्टॉक्स की ज्यादा चर्चा हो रही है? मैं पहले नहीं आया, मेरे को आपने बुलाया पहले चलिए। आप लोगों ने समन भेज के बुलाया, बट मजाक की बात अलग है। दो स्टॉक जो आज डीलिंग रूम के फोकस पे है। सबसे पहले मनापुरम फाइनेंस, और यहाँ डीलर्स जो है BTHT की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ऑब्वियसली गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे है, तो टिपिकली कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, और डीलर्स एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इनका जो सब्सिडी का IPO फंसा हुआ है रेगुलेटर के पास, वहाँ भी कुछ क्लैरिटी आ सकती है बहुत जल्द। तो डीलर्स को लगता है 200-205 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा PSU बैंक में डीलर्स का आज का फेवरेट स्टॉक है PNB। डीलर्स को लगता है कि काफ़ी क्वार्टरली अपडेट अच्छा आना चाहिए PSU बैंक्स का, खास करके PNB का, और डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ 5 से 10% का अपमूव आ सकता है। और ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो पॉजिटिव साइड पे है ही, लेकिन बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो PNB एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स पोजिशनली अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। PNB और साथ ही साथ मन्नापुरम फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अच्छा, बाय द वे वो 1620 वाला कॉल एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। आज ये जो भी ट्रेड मानस आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो अपने टारगेट्स के करीब काफ़ी जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुथूट भी इनफैक्ट 70 तक पहुंचा था। ये पर्टिकुलर कॉल 1620 वाला 57 पर है, 75 इनका टारगेट। मानस कैरी करना है, राइड करना है इस ट्रेड को, करेक्ट? हर्षिता जी, जो हाई बना है वो 82 रुपीस के आसपास का बना है, 82.70। तो एक्चुअली वो टारगेट अचीव हो चुका है, 75 के टारगेट। ओके, आज मानस की जुबान पर सरस्वती जी विराजमान है लगता है। 2 ट्रेड्स उनके, दोनों के दोनों में टारगेट हिट हुआ। अब एक काम करते हैं हर्षिता, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को वापस एड्रेस करते हैं, क्योंकि इसको हम लॉजिकल अंजाम तक जब तक लेके जाएंगे नहीं तब तक जो बैठेंगे नहीं। वो एक पैकेज जो कल से हमने चलाया है, वो सोशल मीडिया पर जो मिसलीडिंग विज्ञापन चल रहे हैं उस पर हमने एक बड़ा एक्शन लिया है। हमने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में मामला दर्ज कराया है। एक्चुअली मेरे नाम पर काफ़ी फेक हैंडल्स चल रहे हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है। ये उस FIR की कॉपी है। एक बार उस पैकेज को प्ले करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पर CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर जालसाजों की अब खैर नहीं। CNBC आवाज ने सोशल मीडिया के नटवर लालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अनुज सिंघल ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में FIR दर्ज करा दी है। कंप्लेंट फाइल कर दी है मैंने। जो ये लोग चला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत जल्द पुलिस आपके दरवाजे पे आने वाली है, इस बात को मान लीजिए आप, ठीक है? इसमें कोई इस हवा में मत रहिएगा कि कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन होगा, और ऐसा एक्शन होगा कि फिर आप याद रखेंगे। दरअसल CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। सोशल मीडिया में उनके फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टा पर अनुज सिंघल के नाम पर कई तरह के मिसलीडिंग विज्ञापन दिए जा रहे हैं। निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच दिखाकर ग्रुप ज्वाइन कराने के लिए कहा जा रहा है। अनुज सिंघल को एक बड़े ब्रोकर का कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ब्रिटेन के नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी कार्रवाई के बाद अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। जिस नंबर से ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है ना, वो नंबर भी है हमारे पास, ठीक है? और जिन बैंक अकाउंट में पैसा वैसा मांगा जा रहा है वो भी है सब। हमें शिकायत मिली है कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एडवाइजरी सर्विस के नाम पर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं।
हम आप दर्शकों से अपील करते हैं कि ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल से सावधान हो जाएं। हम सोशल मीडिया में किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं देते। आप किसी झांसे में आकर अपना नुकसान मत कीजिए। आप इन झांसेबाजों, घोटालेबाजों के जाल में ना फंसे। आपकी थोड़ी सी जागरूकता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। हाँ, तो ये देखिए थोड़ा सा एक्शन लिया। अच्छा, एक चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग है जो इन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब ऑब्वियसली ये लोग करते क्या है, जैसे अगर मेरे नाम से फेक बनाया तो वो मुझे सबसे पहले ब्लॉक कर देंगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा, किसी को पता चलेगा तो वो ऑब्वियसली मुझे बताएंगे, ठीक है। इवन व्हाट्सएप ग्रुप में अब क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी जोड़ सकता है, तो ठीक है। आजकल ना साइबर पुलिस के पास भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं। वो किसी भी नाम से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और फिर जब वो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, बड़े आराम से ट्रेल भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये ना बेवकूफ़ी है जो भी ये कर रहे हैं ना, क्योंकि ये चलने वाला है नहीं। इससे बस ये क्या है, हमको थोड़ा सा इसलिए केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि हमारी इमेज का मामला है सारा का सारा। कल को किसी को लॉस होगा, इसमें 100% लॉस होगा, मान के चलिए 100% लॉस होगा इसमें, जो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेगा। तो कल को फिर वो ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा क्योंकि आपके नाम से ही। एग्जैक्टली। तो इसके लिए, और मैं तो खैर बताऊं, मुझे तो स्क्रीनशॉट भेजे गए थे उस ग्रुप में चल क्या रहा था उसके ऊपर, और कोई कह रहा था कि इस प्रोफेसर अनुज सिंघल हैज बीन इन मार्केट फॉर लास्ट मेनी इयर्स एंड ऐसे करके, और आइसेक के साथ उन्होंने बोला कि कोलैबोरेशन है। और ऐसे करके किसी का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये सब मैं कई बार लोगों की क्रिएटिविटी पे हैरान होता हूँ। मतलब ये क्रिएटिविटी अगर पॉजिटिव साइड पे यूज़ की जाए तो कितना फ़ायदा होगा। नेगेटिव साइड पे यूज़ करने के बजाय ऐसी क्रिएटिविटी को आप पॉजिटिव साइड में यूज़ करिए ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सेल भी काफ़ी प्रोएक्टिवली इन चीज़ों पर अब आजकल एक्शन लेता है। 100%। मैं ये बिल्कुल ये चीज़ें अब आजकल, वो पहले वाला मामला नहीं रहा है कि सब लैक्स है। आजकल तुरंत एक्शन होता है इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसमें भी बहुत जल्दी एक्शन होगा आज तक। तो एक्शन भी होगा और उसकी भी खबर आपके सामने आएगी, क्योंकि ये एक लोगों का गोरख धंधा बन गया है कि किसी के नाम पे कुछ भी सोशल मीडिया पर चलाएं और लोगों से पैसे ऐंठे। तो आप भी सावधान रहिएगा कि CNBC आवाज़ का कोई भी कर्मचारी किसी से पैसे मांगकर एडवाइस नहीं देगा, और ना ही इस तरह की कोई फ्री एडवाइस कोई देता है। देयर इज नेवर अ फ्री लंच, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो हमें भी आगाह कीजिए, आप भी सावधान रहिए, और उसको डेफिनेटली उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिपोर्ट करें। वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको कहीं पर भी संदेह लगे कि नहीं ये अनुज का हैंडल नहीं है, ये वीरू का हैंडल नहीं हो सकता, वो हमसे सामने से बात क्यों करना चाहेंगे कि क्या मैं आपकी मदद करूं आपके निवेश को लेकर, उसे पहले आप रिपोर्ट करें। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं, और अनुज जिसका इंतजार था वो निफ्टी बैंक में दिख रहा है 75.2 पर 3 PM मूव शायद। लेकिन इसमें ना एक और स्विंग पॉसिबल है। ये प्री 3 PM स्विंग है, एक और 3 PM स्विंग भी पॉसिबल है मार्केट में। देखिए अर्शिता, मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, पिछला थर्सडे था जिसमें हमने बात की थी कि आप चेज़ करिए, ये वाला थर्सडे जिसमें आप प्लीज़ दूर रहिए। आप कोई भी ऑप्शन ट्रेड लेंगे ना, मोर और लेस चांसेस हैं पैसा जाएगा आपका। ये वो टिपिकल ऑप्शन राइटर की एक्सपायरी लग रही है मुझे। आज पूरे दिन बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हिले नहीं है। एक वो जो बस गैप डाउन हुआ, उस पर जो हल्की से रिकवरी आ गई, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन मूव नहीं किए, लेकिन वरना पूरा का पूरा मार्केट ने 47,500 टू 47,700 की रेंज को रिस्पेक्ट करा है। जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये वैसे ही रहने वाला है। तो इसके लिए चलिए अब कुछ ही देर में बिग मार्केट वॉइसेस में जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी जोड़ेंगे, लेकिन एक काम करें फिर पहले आज BTSC कॉल निपटा देते हैं आज फिर। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे? Well, good evening to you once again। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है REC। सेटअप के हिसाब से ठीक है, एक अप ट्रायंगल बन रहा है, अप स्लैंटिंग, ट्रेड कर रहा है 474 के आसपास, बिलो 474। स्टॉप होगा 470 का, ज्यादा नहीं, 3-4 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 490 के नजर आते हैं REC। REC 473.90 पे आपका बाय ट्रेड, 474। मानस आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, कैनरा बैंक पे मेरा ध्यान है। पहले से ही ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम्स का, लेकिन आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कैनरा बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 603 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 597 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 615 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
इसके अलावा अगर ट्रेड लेना हो ऑप्शन में तो एट द मनी 600 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 16 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कैनरा बैंक में 615 का मौका है। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूँगा यहाँ पे वोल्टास पे। काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है और पिछले 2-3 दिनों से मोमेंटम है। 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट का टारगेट अभी भी पेंडिंग है, इसके लिए अभी भी यहाँ पे मूव लग रहे हैं, तो वोल्टास पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा लगभग 1192 के आसपास, 1192 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1280 के टारगेट। ओके, अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST STBT? जी अनुज जी, मेरा ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा करंटली ट्रेड कर रहा है 273 पे अपने सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और अच्छा खासा मोमेंटम और टेलविंड यहाँ पे है। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा और 279 तक के टारगेट्स रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। बड़ौदा ये ट्रेड इनफैक्ट पहले भी सुझाया था और उसी के साथ रहेंगे अमित सेठ। राजेश जी आपका ट्रेड? हर्षदा जी देखिए, मेरी नज़र है स्कॉट्स पे। इनफैक्ट सुबह से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हर लेवल पे मुझे लगता है कि ये खरा उतरा है। हर रेजिस्टेंस को इसने सरपास किया है और अपने उच्चतम लेवल पे खड़ा है, 3000 के ऊपर भी खड़ा है जहाँ पे कॉल राइटर बैठे थे। तो ये जो शॉर्ट्स जो ट्रैप हुए हैं, मुझे लगता है ये रैली चलेगी 3080 तक। तो स्कॉट्स बाय करेंगे 3000 के ऊपर, तो 3000 के ऊपर हम बाय करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2980 का। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे सारे के सारे पूरे हो गए हैं और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे PSU बैंक्स में और इक्का दुक्का स्टॉक्स। मन्नापुरम फाइनेंस जब हमने लास्ट टाइम स्नेहा से डिस्कस किया था, अभी कुछ देर में हम निफ्टी की रणनीति पे आएंगे, फिर बिग मार्केट फॉर्सेस की कड़ी में भी एंटर करेंगे। 192 पे चेक लिया था ये, नाउ इट्स 195 ऑलमोस्ट। तो PSU बैंक्स, NBFCs और कुछ फार्मा स्टॉक्स में अगर आप लॉरस लैब देखें तो आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में लॉरस लैब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग। देखिए लॉरस लैब के चार्ट को अगर आप देखेंगे ना, मैं एक टेक्निकल चेक लेता हूँ, फिर उसके बाद निफ्टी रणनीति पे आएंगे। आप दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अबव 445 एंड वीकनेस बिलो 445। ये अमित आप मानते हैं कि अभी अपने सबसे इंटरेस्टिंग लेग जहाँ जिसके नीचे कोलैप्स हुआ था नवंबर 2022 में, उसमें री एंट्री की तैयारी कर रहा है? जी वीरेन जी, प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है क्योंकि आज का जो कैंडल है दैट इज सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स। लगभग 440 का ही इसका रेजिस्टेंस आता है वीकली डेली चार्ट्स में। ऑलमोस्ट उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 433, टारगेट्स ऑफ 455। फ्रेश पोजीशन में तभी एडवाइस करूंगा, अगर कल सवेरे 440 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है तो यहाँ पे फिर एक नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है फॉर टारगेट्स ऑफ 460। ओके, लॉरस लैब 4040 पे। अच्छा चंदन, आज PSU बैंकों में अच्छा मूव है, आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? बैंकों में आप क्या कैरी करना चाहेंगे यहाँ से लॉन्ग साइड पे PSU बैंक्स में? चंदन बिल्कुल वीरू, देखो PSU बैंक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और 3 वीक में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्पेशली आप देखोगे तो लगभग 8 दिनों में ऑलमोस्ट जहाँ से डिक्लाइन हुआ था उस लेवल को वापस रिक्लेम हो रहा है। तो PSU बैंक्स में हमारा रेडार सबसे पहले तो केनरा बैंक रहेगा और PNB रहेगा, जहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स बन रहे हैं। सबसे पहले केनरा बैंक की बात करें तो ये जो करेक्टिव मूव हुआ था वो लगभग 600 के आसपास से हुआ था और हम वापस 600 पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हल्का सा भी टिका तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेंगे। तो केनरा बैंक पे फोकस रहेगा। सपोर्ट लगभग आप 588 के आसपास का लगा सकते हो, ऊपर में 620 के टारगेट के लिए। उसके अलावा PNB में जब गिरा था तब काफ़ी शॉर्ट्स बने थे, तो इसके लिए यहाँ पे कवरिंग भी होती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट मैं डेटा में देख रहा हूँ पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही है, तो PNB में मोमेंटम बनेगा। यहाँ पे आप 130 के सपोर्ट से पोजीशन ले सकते हो 140 के टारगेट के लिए। तो PNB और केनरा बैंक दो काउंटर रहेंगे जहाँ पे हमें 3 से लेके 5-6% की रैली बन रही है। वहीं SBI धीरे धीरे चल के लगभग 785 तक जाएगा। ओके, मीनवाइल PNB पर माइनस का टारगेट हिट हुआ और अब यहाँ पर चंदन अब फ्रेश बाय भी दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है, किसी का टारगेट हिट होता है, किसी के लिए वो एंट्री अपॉर्चुनिटी हो रही है। ये मार्केट है, लेकिन एक बार के लिए वो टारगेट हिट हुआ वहाँ पर। अच्छा, मीनवाइल एक बार ज़रा आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि रिलायंस की वजह से मार्केट अब थोड़ा सा
हायर लेवल से स्लिप हुआ। रिलायंस करीब करीब 20 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है डाउन साइड पे। बैंक निफ्टी में देखिए, हमने बात की थी कि ये प्री स्विंग है, अभी असली स्विंग बाकी है। वो 620 का जाके 570 गया, 570 का वापस 620। ये पूरा का पूरा बेसिकली ऑप्शन राइटर्स का मामला यहाँ पर घूम रहा है। अच्छा मानस, इस पीएनबी की ट्रेड को कैरी करना है, ये लग रहा है बड़े मूव के लिए तैयार है या फिर बुक कर लें यहाँ पर? बिल्कुल कैरी करना है। और ये डिस्क्लेमर है कि मैंने अपने क्लाइंट्स को पीएनबी में बीटीएसटी रिकमेंडेशन भी दिया है। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर हम पोजिशनल बेसिस पे भी देखें अनुज जी, तो यहाँ से शायद 20 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है। अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी, आपने पहले वाला ट्रेड नहीं लिया, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 132 रुपए के स्टॉप लॉस है 138 के टारगेट के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 138 शायद स्टॉक कल ही टच कर सकता है। ओके, चलिए जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पहले दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो प्रोफेसर ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि सर कॉलेज के एकदम बगल में। तो उन्होंने बोला हाँ, जो कॉलेज के एकदम बगल में रहते हैं वो नॉर्मली लेट आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। तो राहुल अरोड़ा जी हमारे स्टूडियो में आ गए, इनका ऑफिस हमारे ऑफिस से एकदम बगल में। तो जो आज हल्के से लेट हो गए हैं ये, क्योंकि अब फैक्टर ही नहीं कर पाता ना मुंबई के ट्रैफिक में कि कहाँ पर वो डिले हो जाएगा। राहुल जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा खैर हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन ये बताइए कि इस समय मार्केट का क्या मूड माहौल लग रहा है? देख के ऐसा लग रहा है कि वो करेक्शन वापस एक शैलो करेक्शन थी और बस मार्केट वापस तैयार है चलने के लिए? तो पहले तो अनुज, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट, पर अगर ऑफिस से आ रहा होता तो मैं टाइम पे पहुंच जाता। मैं एक्चुअली बीकेसी से आ रहा हूँ तो थोड़ा वो मैंने सिर्फ हंसी मजाक के लिए बट नहीं, आई थिंक टू योर लार्जर पॉइंट अनुज, देखिए ऑलमोस्ट 3-4 चीज़ें हैं अनुज आई थिंक जब यह रैली को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो आई थिंक जो सेमिनल शिफ्ट आया था 2016 में, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज़ 5 लाख करोड़ की होती थी, आज ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ की है। इसमें से अगर आप 50% भी इक्विटी ले लें 30 लाख करोड़, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एवरेज कैश पोजीशंस को देख लें तो करीबन 3% है। तो 90 लाख करोड़ के आसपास का सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड का कैश है। उस पर आप लाइफ इंश्योरेंस, AIF, PMS, LIC वगैरह डाल दें तो ये हो सकता है कि ये नंबर करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाए। ये शायद इंडियन कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में बहुत कम हुआ होगा जो इतना लेवल का कैश साइडलाइंस पे होता है। आप और मैं 20 साल हो गए उसके ऊपर मार्केट को देखे। एक ज़माना था जब गुड क्वालिटी स्टॉक्स 40-50% गिरते थे। अब ये हो गया अनुज, ये क्योंकि सेबी की और एम्फी की जो कॉस्टिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट या फीस की स्ट्रक्चर जो बोले म्यूचुअल फंड्स की, और अभी जो फंड मैनेजर्स की CTCs भी लॉक्ड होती हैं उनके फंड्स में, तो क्वार्टरली NAV का बहुत प्रेशर आ गया, परफॉर्मेंस का प्रेशर। तो क्या होता है कि अगर स्टॉक आपका 10-15% भी गिर रहा है ना, आप उससे ज़्यादा उसको गिरने भी नहीं देते, आप बस उसको खरीद लेते हैं। अगर आप कंपनी के 3 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स को देख लें, ICICI, SBI, HDFC, और आप एनालिसिस करके देख लीजिए हाउ मेनी ऑफ these 3 म्यूचुअल फंड्स आर ओनिंग 10% ऑफ स्टॉक्स। इट्स अनबिलीवेबल, यू नो। और कुछ तो बैंक्स भी हैं अनुज, यू नो, वेयर दे आर ओनिंग 10%। तो आई थिंक एक वो है। दूसरा ये है अनुज कि पिछले साल जब फाइनेंस मिनिस्टर ने डेट पे टैक्स का जो आर्बिट्राज था वो रिमूव कर दिया था, तो आज अगर आपका मार्जिनल टैक्स रेट 25, 30 या 40% है, FD आपकी वो 6.5% है, तो आपको कितना ही मिलता है, 4% के आसपास मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ सेकेंड फैक्टर। एंड थर्ड इज़ कि जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं कोविड के बाद, जो SIP आ रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अभी भी $150-2 बिलियन हैं। तो अगर आप ये 3 फैक्टर्स को मैरी करें, 2 युद्ध हो चुके हैं, एक्सटर्नल सेक्टर कंट्रोल में है, क्रूड कंट्रोल में है, रुपी कंट्रोल में है, तो यहाँ से बैठ के बोलना कि मार्केट 20% करेक्ट हो सकता है, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। जैसे आपने कहा कि शैलो करेक्शंस आ सकते हैं, निफ्टी ऑफकोर्स 500,000 पॉइंट एक हफ्ते में अगर गिर जाए, बट आई थिंक दैट विल बी वेरी स्विफ्टली बॉट इनटू। तो आई थिंक द मार्केट डायनामिक्स टुडे अनुज बहुत अलग हैं कंपेयर टू से 5-7 इयर्स बैक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैटरल तेजी होगी, एक तरफा होगी, पर आई थिंक मोर देन प्राइस करेक्शंस वी मे स्टार्ट गोइंग इनटू थिंग्स लाइक टाइम करेक्शंस, जो कि हम काफ़ी स्टॉक्स में देखते हैं। लेकिन इस दौरान भले ही मार्केट उतना करेक्ट ना हो, वो चर्निंग जारी रहेगी। तो इस चर्न में और अब ये जो फिर से जोर देखने को मिला है, क्या अट्रैक्टिव लगने लगा है राहुल? क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई होने शुरू होते हैं। आपने हाल फिलहाल में क्या ढूंढा है?
तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हर्षदा जी, बिकॉज अगर आप निफ्टी को भी स्टडी करें पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी बेहतरीन सेक्टर रोटेशन हो रही है, नॉट वन सेक्टर इज़ लीडिंग, एंड अभी बैंक्स ने तो अभी शुरू किया है। आई थिंक एज कॉन्ट्रा थीम्स, क्योंकि आई थिंक आप लोगों ने शायद चैनल पे भी चर्चा की होगी कि सीमेंट प्राइसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, ईस्ट में 14-15%, और क्योंकि इन द रन अप टू इलेक्शन जनरली कैपेक्स स्लो हो जाता है, आप देखना चाहते हो कौन सी सरकार होगी, क्या पॉलिसी होगी, बजट क्या होगी, तो आई थिंक सीमेंट कुड बी अ गुड कॉन्ट्रा प्ले। यहाँ पे आई थिंक ऑन द लार्ज कैप्स मैं पहले अंबुजा का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक नुवोको एंड रैमको हमें पसंद लगता है, और जेके लक्ष्मी। आई थिंक जिस तरह की कॉस्ट एडवांटेज अभी भी है इनके पास, मुझे लगता है कि 200 से 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट सीमेंट कंपनीज में अभी भी आ सकता है बिटवीन FY24 रिपोर्टेड एंड FY26 एक्सपेक्टेड। तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 25% के आसपास हो सकती है। दिस ब्लिप शुड बी बॉट इनटू। अब आप यहाँ खरीदें 3-4 महीने बाद खरीदें, वो आप टाइम कर सकते हैं, बट आई थिंक इट विल प्रॉब्ली बी वन ऑफ द बिगेस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स। दूसरा है केमिकल्स। आई थिंक सुमिटोमो केमिकल्स एंड गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, दो ऐसे नाम है, शायद हमारी पहली इस पे चर्चा नहीं हुई है, जो हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिलीवर करेंगे। इनफैक्ट सुमिटोमो केमिकल्स को हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है। आई थिंक करीबन हम लोग 20 से 22% का टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी करीबन 400-500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट, एंड रिटर्न रेशियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक 24-25 टाइम का मल्टीपल है। एंड गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स ऑल्सो आई थिंक इज़ अ गुड नेम। आई थिंक 11-12% का हम टॉप लाइन ग्रोथ ले रहे हैं, जो मार्केट से 3-4 बेसिस पॉइंट्स, 300-400 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। तो आई थिंक ये दो हैं, हमें लगता है कि आपको 25 से 35% के रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आज आप इनमें निवेश करें। और गोल्ड फाइनेंस विच हैज़ नॉट बीन इन फ्लेवर फॉर अ वाइल, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड टू सम लिस्टेड प्लेयर्स, आई थिंक मुथूट में अभी एंट्री अभी भी कर सकते हैं। आई नो ऑफ लेट थोड़ा चला है, बट वी लाइक दैट कंपनी। ऑलमोस्ट 20% ROEs, 4-5% ROAs कमिंग टू एट अबाउट 2 times प्राइस टू बुक। तो ये कुछ जगह हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही जगह हैं, पर ये कुछ जहन में आ रही हैं ऑफ द टॉप माई हेड के जहाँ पर वैल्यू इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। ओके राहुल, वीरेंद्र दिस साइड, मैं एग्जैक्टली एक सेगमेंट पे ऐसे आना चाहता हूँ जिसने शायद मिड 22 के बाद अभी तक बाजार के अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास और हेवल्स माइट भी, आई थिंक पिछले 3-4 दिनों में जो टेम्परेचर रहा है, स्पेशली दिल्ली NCR में, उसके बाद बाजार इसको चेस कर रहा है, बट रीजनेबल है ये प्राइस, क्योंकि पिछले 2 साल के स्विंग में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पेशली योर टेक ऑन हेवल्स एंड वोल्टास। वीरू, आई थिंक जो हमारे चैनल चेक्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूम AC सेल्स के प्राइमरी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इनफैक्ट हमने रिसेंटली एक ऑल इंडिया चैनल चेक भी किया था, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। जो आप सॉफ्ट की बात कर रहे हैं वीरू, ये इसलिए हुआ था कि आई थिंक हम सब जो 3 यहाँ बैठे हैं, आप, हमारे सारे फैमिली फ्रेंड्स, जो कोविड में हमने खरीदारी की थी उसका एक रिप्लेसमेंट साइकिल होता है। आई थिंक या तो लोगों ने एक्स्ट्रा खरीदा था या अपग्रेड किया था, तो ये करीबन आप 4-5 साल, कुछ लोग तो 6-7 साल भी चला लेते हैं, इनका एक रिप्लेसमेंट साइकिल होता है। तो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स, वाइट गुड्स एज अ होल, I don't know if the time for white goods specifically has come, but AC players definitely. I think अनुज को याद होगा रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले हमने शो पे जिक्र भी किया था, ब्लू स्टार वर्सेस वोल्टास पे हमने एक रिपोर्ट भी निकाली थी, और ब्लू स्टार हमारा प्रिफर्ड पिक था, दैट हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल। अभी भी अगर आप स्ट्रक्चरली बात करें तो 12-13% का, 14% का मार्केट शेयर है ब्लू स्टार का, वी वुड बी पॉजिटिव। But I think what is also looking interesting to us, Viru, at this price point is Crompton Consumer. I think it's not again a very consensus stock, क्योंकि इस स्पेस में लोग अक्सर चाहे या तो हैवल्स ले लेते हैं या वी-गार्ड, और आई थिंक क्रॉम्पटन एक तरफ से हैज़, बिकॉज इट इज़ प्राइवेट एक्विटी ओन्ड एंड नॉट अ सिंगल प्रमोटर ड्रिवन, कभी कभार एक पुशबैक मिलता है कि विजन क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, बट आई थिंक इट्स डूइंग द राइट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ चैनल फिलिंग, जिस तरह से वो डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, और जो प्रीमियमाइजेशन की बात चल रही है। आई थिंक करंटली वैल्यूएशंस आर इन फेवर ऑफ क्रॉम्पटन कंज्यूमर एंड मे बी टू अ लेसर एक्सटेंट ओरिएंट इलेक्ट्रिक। सो आई थिंक अगर मुझे ये स्पेस खेलना ही है तो मैं रूम एसीज में प्ले करूंगा एज अपोज टू वॉशिंग मशीन्स और अदर वाइट गुड प्लेयर्स, एंड मे बी थ्रू द अदर सेक्शन मे बी अ क्रॉम्पटन एंड एन ओरिएंट इलेक्ट्रिक। राहुल, जो आपकी सबसे शानदार कॉल रही है पिछले 1.5 साल में वो है जोमेटो। मुझे याद है 52.50 रेट था जब आपने उस पर एक स्ट्रैटेजिक बाय लिया था। तब ये बाय इसलिए लिया था कि वो वर्ल्ड कप से पहले और 2-3 वर्ल्ड कप होने थे, लेकिन उसके बाद वो रुका ही नहीं स्टॉक, और वहाँ से 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पर अब रेट हो गया। तब 52 रुपये था, जैसे मुझे याद है जिस दिन हमने पहली बार इस स्टॉक की बात की थी, अब 180 रुपये।
अभी भी आपका व्यू पॉजिटिव है या फिर आपके हिसाब से ये जो स्टोरी थी प्ले आउट हो चुकी है? तो अनुज, जो मेरी कैलकुलेशन है, एंड वी डोंट ऑफिशियली ट्रैक द स्टॉक, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्टॉक 200 तक जा सकता है। आई थिंक तो यहाँ पे भी अगर आपको खरीदारी करनी है 10-15% मिल सकता है, क्योंकि हम जैसे आपने कहा एक टैक्टिकल कॉल था उस वक्त, इस क्वार्टर भी आईपीएल चल रहा है, उसके बाद तुरंत T20 वर्ल्ड कप है। और आई थिंक अनुज, शायद आपने भी देखा होगा, आपकी 2 गर्ल्स हैं, मैं देखता हूं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके यंग बच्चे हैं, द कल्चर ऑफ ऑर्डरिंग इन हैज गॉन अप ड्रामेटिकली। एंड रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंडियन होटल्स। जिस तरह से क्यूमन एक्सप्लोड किया है, जो उनका डिलीवरी ऐप है, एंड ताज का क्यूमन ऐप विल बी अल्ट्रा प्रीमियम। तो अगर वो कर रहा है तो आई थिंक there is definitely scope for the Swiggy's and Zomato's in the world. I think QSR में अभी भी इंटरेस्ट है। आपने शायद देखा होगा, एक अल्ट्रा HNI ने आज 17% उठाए हैं एक लोकल बर्गर कंपनी में, जो कि काफ़ी चर्चित है सुबह से। तो आई थिंक अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अनुज फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, हालांकि ये सारे अब वहाँ तक पहुँचे नहीं है, पर जिक्र शुरू हो गया है, इज़ रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फोकस ऑन कैश फ्लो। ये अगर सस्टेनेबल हो गया ना, तो फिर देन इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू वांट टू गिव इट, बिकॉज ये अगर अर्निंग्स दिखाने लगे, देन द क्वेश्चन विल कम इज व्हाई कांट वी सस्टेनेबली गिव इट अ 50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। तो आई थिंक इमीडिएटली आई थिंक ये क्वार्टर के भी रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएंगे। अबव 200 यू प्रोबेबली नीड टू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि इसमें कितना और, बट जैसे आपने कहा कि बिकॉज इट्स डन सो वेल, एवरीथिंग एट अ प्राइस में भी। वैसे जंबो किंग को बर्गर मेकर तो नहीं कह सकते, वो मैं थोड़ा वेस्टर्नाइज कर रहा था, बट मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, बट ऑफ कोर्स हम सब बड़ा पाव खाते ही बड़े हुए हैं। वो आशीष कचोरिया ने 17% स्टेक लिया आज वो उसमें जंबो किंग में। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपके पास इस वक्त बड़ा पाव है तो मैं खा भी लूँगा। मंगा देते हैं, विकास को बोलेंगे वो आपके लिए बॉम्बे का बेस्ट वड़ा पाव, सॉरी मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव ऑर्डर करेगा। वैसे उस जो ऐप की बात की आपने, मुझे नहीं पता कौन सी ऐप थी, वो कह रहे थे आप टाटा की, शायद क्यूबिन, हर्षिता को पता होगा, मुझे नहीं पता वैसे। नहीं, एक्चुअली कोविड के दौरान लॉन्च हुई थी अनुज। इंडियन होटल्स अपने कॉन्फ्रेंस कॉल्स में भी काफ़ी बात करते हैं। आई थिंक ये ऑलमोस्ट 60 to 80 करोड़ का टॉप लाइन बन चुका है सिर्फ क्यूबिन का। एंड एक्चुअली इंटरेस्टिंगली अनुज, आपको शायद मे बी आपके दर्शकों को पता नहीं हो, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स होटल स्टार्टेड डूइंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जैसे आपको पता है, जब आप होटल का रूम बुक करते हैं, जो आप पिलोज पे सोते हैं या बेडशीट्स वगैरह, यू कैन बाय एवरीथिंग। अब सारे होटल्स के ये डेडिकेटेड स्टोर होते हैं, और ये दीज आर वेरी हाई मार्जिन बिजनेसेस। तो एक तरफ से जब आप होटल्स देखते हैं कि जैसे इंडियन होटल 60 का 600 हुआ, इट्स नॉट ऑल ARRs एंड ऑक्यूपेंसीज, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं एट द मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन एक्रेटिव होते हैं। कॉस्ट उनका कुछ होता नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट ऑलरेडी उनकी हो चुकी है, और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हाई मार्जिन पे बेचते रहते हैं। तो आई थिंक दैट हैज आल्सो एडेड देम इन अ मटेरियल। इसमें क्या इन्फ्लुएंस लूं कि आप अभी भी इंडियन होटल्स पर खासे बुलिश हैं, क्योंकि बीच में आपको लगा था कि इट मे नॉट डिलीवर एज ग्रैंड रिटर्न्स जो पहले मिले हैं। तो हर्षदा जी, आई थिंक आई हैव गॉट दिस कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि मैंने 60 के भाव में इसका कॉल दिया था। इट इज़ आई थॉट एट 500 इट हैड टॉप्ड आउट। तो आई थिंक जो लास्ट 15-20% की रैली आई है, आई हैव नॉट called that correctly, to be very honest with you, but valuations to me are definitely on the higher side. They were on the higher side at 500. 600 में थोड़ा और हायर लग रहा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि ये सस्टेनेबल 20% ROE बिजनेस है हर्षदा जी, क्योंकि हमने अभी डाउन साइकिल नहीं देखा है। कहीं ना कहीं एक डाउन साइकिल आएगा तो फिर वो, सो दैट इज माय ओनली पॉइंट कि डू यू वांट टू बी पेइंग 30 times EV EBITDA फॉर अ कंपनी दैट डजंट सस्टेनेबली हैव अ 20% ROE? दैट इज माय ओनली थिंग। आई थिंक जैसे हम अभी जंबो किंग की बात कर रहे थे, आई थिंक देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आई थिंक अनुज, साल हो गया शायद हमने वेस्ट लाइफ डिस्कस नहीं किया, बट 1050 का भाव होता था, आई थिंक 700-750 के बीच में। व्हाई नॉट? दे कैन बी alternate trades for sure. राहुल, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, रियलिटी स्पेस में अभी आप लोगों ने क्या ऐड किया? रीसेंट इंट्रोडक्शन किसी मैनेजमेंट से हुआ हो? कल हम इसी मंच पे एक रियलिटी कंपनी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि स्पेशली मुंबई की मार्केट में अभी 2 से 7 करोड़ करके रेंज में जितने भी फ्लैट्स आ रहे हैं, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने रियल एस्टेट में कुछ ऐड किया है इस वक्त? वीरू, इट इज़ सच एन अमेजिंग स्पेस। आपने शायद पढ़ा होगा आज न्यूज़ में भी कि इट डजेंट मैटर हु द डेवलपर इज़, अरिहंत हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट इन NCR एंड द काइंड ऑफ सेल्स दैट दे हैव डन इन देयर प्री लॉन्च। 3-4 महीने पहले DLF ने लॉन्च किया था। आई थिंक ऑलमोस्ट $1 बिलियन उन्होंने 72 घंटे में रेज कर लिए थे। आप
देखिए लोधा की जो प्रॉपर्टी है, हम इस वक्त लो परेल बॉम्बे में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, जो भी वो लॉन्च कर रहे हैं वो प्री सेल्स काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्पेस जहां पोस्ट रेरा जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ है और जो काफ़ी सारे लोग हैं जो बड़े घर लेने लाइन में लग चुके हैं, जो पहले 1 BHK का 2 का 3। आई थिंक जैसे केकी मिस्त्री बोला करते थे व्हेन ही वाज इन चार्ज एट HDFC, एवरेज एज वीरू इंडिया में पहले होता था एट अबाउट 35 to 40 व्हेन यू यूज्ड टू बाय योर फर्स्ट हाउस। दैट हैज़ कम डाउन टू बिटवीन 30 to 35। और अगर हम आंकड़े ले जो प्रधानमंत्री अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 65% जो है 35 के नीचे हैं, यू कैन डू द मैथ एंड आई थिंक बाय जस्ट रियल एस्टेट ब्यूरो, आई थिंक वी कैन प्ले थ्रू प्रॉक्सीज एज वेल, राइट? टाइल कंपनीज हैं, पेंट कंपनीज हैं, यू कैन प्ले थ्रू अ कजारिया इफ यू गेट करेक्शंस। अभी पेंट्स में ऑप्शंस भी आ चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज अ स्पेस दैट कुड इम्प्लोड कमर्शियल ऑल्सो एंड रिटेल ऑल्सो। एज इफ आई वॉज टू लुक एट द नेक्स्ट 5 years, आई नो that there was pain in and around the demonetization time, but आज की डेट में भी I think the future for real estate and real estate ancillary is very bright in India. ओके राहुल, तो थैंक यू ये बताने के लिए कि हम थोड़े से अब यंग एज में नहीं है, बट हम चारों ऑलमोस्ट सेम एज में हैं, तो इसलिए कोई उसमें टेंशन की बात नहीं। हम यंग हैं अनुज और आप फिट भी हैं। नहीं खैर, फिट तो खैर आप हम सबसे ज़्यादा हैं, बट थैंक यू सो मच राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट में इस समय मोमेंटम लेकिन मिड कैप में हर्षिता, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से अब सर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप कहेंगे ठंडा क्लोज है या फिर जो एक्सपेक्ट किया था कि वैसा ही है? नहीं, सुबह में मौका मिला और उसको राइड किया दिन भर। देखिए हर्षिता, मैं एक चीज़ कहूँगा, आज मुझे थोड़ी सी खुशी है क्योंकि आज जो हमारी एक जो मॉर्निंग की अप्रोच थी, एकदम मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरीके से काम किया। गैप डाउन में बाइंग, उसके बाद एक ऑप्शन जोन में आके अटकने का काम मार्केट का। अब मैं एक काम कहूँगा यहाँ से आपको कहूँगा, लीप ऑफ फेथ लीजिए, कैरी करिए निफ्टी को, क्योंकि देखिए अब एक चीज़ समझिए आप, आज का लो क्या है 22,346, जो मैंने कहा भी था कि अब आपका एक स्टॉप बन जाएगा, उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा 22,346 का। अब ये टूटने वाला नहीं है। इतने खराब ग्लोबल क्यूज के बाद भी आज मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गैप डाउन गया और उसमें भी बाइंग आ गई। और बाई चांस आज अगर, वैसे फ्यूचर ज़्यादा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बाई चांस कल अगर आज अगर यूएस मार्केट में रिकवरी आ गई ना, कल आपको सीधा 100-120 पॉइंट का गैप अप दिख जाएगा। मार्केट का टेक्सचर क्या होता है, हमेशा ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जाके रुकता है, उसको गैप से निकालता है। कल मुझे लग रहा है 100 से 120 पॉइंट्स का गैप अप पॉसिबल है। आप चाहें तो एक रिस्क लेना चाहें तो कल की ही कोई 22,400 की 22,450 की कॉल अगर लेके जाना चाहें लेके जाइए, विद द रिस्क कि हो सकता है कि उसमें थोड़ा लॉस हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट अब अगली 2, 3, 4, 5, 6 की जो चाल है उसकी शुरुआत कर चुका है। आज मार्केट ने एक टेस्ट को पास किया है। आज मार्केट ने आपको क्लियरली बता दिया है कि अब हमारी मार्केट वापस तैयार है उसी फेज में से जाने के लिए जहाँ पर डोमेस्टिक पैसा ही आपको आगे लेकर जाएगा। मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस देखिए, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर बंद हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अब अपने आप में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है। स्मॉल कैप भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई लगाएगा और निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कल चांसेस हैं, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, कि कल आपको शुरुआत में ही सीधा ऑल टाइम हाई लग जाए। तो ये रिस्क आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा एक ओवरनाइट का, और मेरे ख्याल से कैरी करने में इस समय एक सेंस बनती है। तो एकदम कॉन्फिडेंट यहाँ पर वो व्यू कि निफ्टी का ट्रेड आप कैरी करके चले, क्योंकि क्या पता कल हम 22,529 के ऊपर खुलते दिखाई दें और फिर जो तैयारी हो रही है वो 2, 3, 4, 5, 6 की डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। मूव्स काफ़ी ज़ोरदार दिख रहे हैं। 100 पॉइंट ऊपर बात करते करते निफ्टी बैंक इस समय आ गया है 47,650 के लेवल्स। 1-2 ट्रेड्स में इनफैक्ट आपके लिए स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी जहाँ पर पिछले 10-15 मिनटों में या फिर पिछले आधे घंटे में रादर और तेजी आती दिखाई दी है। श्रीराम फाइनेंस अब 3.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। एनटीपीसी एक ट्रेड था जो इस मंच पर कुछ देर पहले डिस्कस हुआ, वहां पर 2% के गेन्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प में एक पुल बैक आया है, हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। शायद आगे और रिकवरी आएगी, लेकिन एक पुल बैक ट्रेड इस समय बना है पिछले आधे घंटे में इन स्टॉक्स में और तेजी की पोजीशंस जोड़ी गई हैं। वीरू, वायदे में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कंसिडरिंग कल एक्सपायरी वाला दिन है? जी हाँ हर्षिता, पहले तो एक देखते हैं कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव बैंड में कौन कौन सी सिक्योरिटी स्लिप कर सकती हैं। इसमें सेल, याद रखिएगा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 103% हिट कर चुकी है। दैट मीन्स कल ये डेरिवेटिव बैंड में होगा और जी 98% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हिट हो चुकी है। तो ये 2 सिक्योरिटीज़ जो है वो कल आपको बैंड में दिखाई देंगी। बहरहाल एक बार जरा मार्केट सेटअप लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पे। ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या रही आज क्लोजिंग के वक्त?
इट्स आई थिंक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जिसने आज की सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिखी। मेटल्स के कुछ नुमाइंदे थे जो अच्छा करके गए, आज कुछ फार्मा के थे और NBFCs में स्पेशली गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। ब्रेथ आएगी आपकी स्क्रीन पे, लेके आइएगा। आई थिंक इट्स अ थर्ड डे ऑफ द सीरीज। लॉन्ग 79, शॉर्ट कवरिंग करीब 7 में, शॉर्ट कवरिंग 86 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 10 में थी। आइए देखते हैं जो ये 80-70 के आसपास लॉन्ग थे वो कौन कौन से थे। और इस क्रम में मेरे ख्याल से सबसे ऊपर जो बैठते हैं वो है PNB 7.25% ऊपर, लॉरस लैब 6% ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। आई थिंक कल सुबह सुबह मैं इस को डिस्कस भी करूंगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करने की तैयारी करता हुआ मन्नापुरम फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मूव, इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर। और नालको GNFC बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा और इनमें लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवरिंग और विंडो फार्मा में आरती इंडस्ट्रीज में आज इसने, आई थिंक आरती इंडस्ट्रीज ने मेरे ख्याल से इस 1.5% के इजाफे के साथ 700 के क्लस्टर को पार किया होगा। दोपहर में डिस्कस किया भी था। HCL 1% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर में स्ट्रॉन्ग मूव था और ग्लेनमार्क फार्मा में शॉर्ट कवरिंग हुई और अच्छे मूव थे यहाँ पे। लास्ट स्लाइड में आते हैं जिसमें थी शॉर्टिंग। दैट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% नीचे, DLF आज बैकफुट पे था, टोरेंट फार्मा लगभग 3% नीचे, नेस्ले और डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही बड़े वर्टिकल राइज के बाद इस सीरीज में कुछ रेस्ट लेता हुआ ये स्टॉक। और उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, वेदांता में प्रॉफिट बुकिंग, JSW स्टील में प्रॉफिट बुकिंग, GMR एयरपोर्ट्स और पिरामिड एंटरप्राइजेस इनमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग थी। बट आई थिंक इट्स निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो अपने साथ एक्सट्रीम स्ट्रेंथ कैरी करता हुआ कल के सेशन के लिए। अनुज। बिल्कुल वीरू, जस्ट अबाउट 4 मिनट बचे हैं, लेकिन वीरू एक चीज़ कहूँगा मैं, लास्ट के 1 घंटे की सबसे शानदार ट्रेड रही PNB। 8% ऊपर अब ये स्टॉक 137 पर और पहले माइनस का टारगेट हिट हुआ और अब चंदन का भी टारगेट की तरफ मूव कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर। ये होता है एक बार अगर आप मोमेंटम पकड़ लें, तो मोमेंटम पकड़ लिया तो उसके बाद मार्केट में इसी तरीके की ट्रेड्स मिलती हैं। चंदन कैरी करेंगे इसको कल के लिए? बिल्कुल कैरी करेंगे। और अनुज, दोनों स्टॉक्स PNB और केनरा बैंक दोनों में ब्रेकआउट है और जिस हिसाब से ब्रेकआउट के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है और पुराने जो टॉप्स बने हैं वो सरपास होकर निकल रहा है, मोमेंटम बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैरी करना चाहिए। वापस लेवल को रिविजिट करें तो मेरे हिसाब से 132 का ट्रेलिंग सपोर्ट होना चाहिए ऊपर में, 140 और 145 के टारगेट के लिए। वहीं केनरा बैंक की हम बात करें तो आपका ट्रेलिंग सपोर्ट होना चाहिए लगभग 599 के आसपास, ऊपर में टारगेट बनेंगे 625। ओके मानस, आपके साथ भी रिविजिट करते हैं। अब क्या जो आपका इनिशियल टारगेट था वो स्टॉप लॉस बन जाएगा 134? नहीं तो देखिए, इतना बड़ा रिटर्न अगर PNB में देखने को मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। और एक कैनरा बैंक में जो मैंने कॉल दिया था ना BTST, उसका भी टारगेट अचीव हो गया। 615 का फ्यूचर में टारगेट था, वो अचीव हो गया है। ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट थे लेकिन वो अभी 28.50 पैसे के आसपास के हाइज बने हैं। मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक दिन में, आधे घंटे में, 1 घंटे में इतने रिटर्न्स मिल जाए तो, और स्पेशली लॉस काफी बड़े हैं, चाहे वो PNB हो या तो कैनरा बैंक हो, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। ओके, तो चाहें तो आप प्रॉफिट भी थोड़ा सा बुक कर सकते हैं। आज रियल एस्टेट स्पेस में बहुत सेलिंग हुई, कोई रीज़न मुझे दिखा नहीं वैसे, लेकिन वो जो शायद एक रियल एस्टेट फंड वाली न्यूज़ आई थी शायद उसका इम्पैक्ट। लेकिन निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 0.3% नीचे था और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और DLF यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हुई। चलिए वॉल पर चलते हैं और मार्केट क्लोजिंग को समझते हैं फिर किस तरीके की मार्केट क्लोजिंग रही। निफ्टी करीब 12 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 100 पॉइंट ऊपर एक्सपायरी वाले दिन, वीकली एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी IT ये शानदार मूव रहे यहाँ पर, करीब 2.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 220 पॉइंट ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन सुबह से स्ट्रांग था, इवन व्हेन मार्केट में 100 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। 1700 बढ़ने वाले शेयर, 600 गिरने वाले शेयर। एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं, अगर डेटा सही फायर होता तो निफ्टी बैंक ग्रीन में, फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक्स, ये था आज का इंडेक्स ऑफ द डे। और ये पूरा का पूरा आखिरी के 1 घंटे का मूव जो 2% इंडेक्स ऊपर रहा। CPSE इंडेक्स 1% ऊपर रहा, IT इंडेक्स ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर रियल्टी इंडेक्स है नहीं, इसको डाल देंगे। रियल्टी इंडेक्स काफ़ी नीचे था आज। चलिए निफ्टी गेनर्स लूजर्स, एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं कि कहाँ पर आज तेज़ी थी। श्रीराम फाइनेंस 4% ऊपर, NTPC में शानदार गेंस। उसके बाद IT स्टॉक्स, TCS, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस में अच्छे गेंस। डीवीज लैब्स में सुबह आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट था अच्छा, वहाँ पर अच्छे मूव्स। HDFC बैंक ने सहारा दिया, SBI ने सहारा दिया, आयशर मोटर्स, ये सभी स्टॉक्स अपसाइड पर।
उसके अलावा डाउन साइड पर अगर आप देखें तो नेस्ले, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा बैंक, JSW स्टील में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड रिलायंस ने थोड़ा सा प्रेशर डाला, 1% नीचे था। शायद वो विंडफॉल टैक्स का जो न्यूज़ था उसकी वजह से शायद थोड़ी नेगेटिविटी आई, लेकिन हर्षदा मार्केट के लिए क्लोज मैं अच्छी कहूँगा, खासतौर से मिड कैप्स के लिए। मिड कैप्स के लिए जोरदार सत्र, करीब 240 अंकों की बढ़त पर यहाँ पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है, आधे % के गेन से। मिड कैप की बात हो रही है और निफ्टी फ्लैट, लेकिन निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट का इजाफा। आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला रहा आज सीधा सौदा में, उसका एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कई इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए थे सुबह सवेरे। नीरज की टीम में आप देखिएगा, जैगिल प्रीपेड 6% ऊपर, एंजल 1 5.5% के गेन्स, इंडिया बुल्स रियल 1% ऊपर और शॉर्ट साइड पर HPCL था जहां पर 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। आशीष ने तेजी में आशियाना हाउसिंग पिक किया था, 2.5% का इजाफा वहां। अनुपम रसायन में करीब 1.1% की तेजी का ट्रेड था। गोपाल स्नैक और शाले होटल्स दोनों मंदी वाले ट्रेड्स थे और दोनों में हमने देखी कुछ मुनाफा वसूली। जी, तो ये थे आज की टीम्स के हाल और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी निपट गई। बुधवार का दिन अब बचा गुरुवार। कल एक बार फिर से ये पूरा पैनल, अनुज, मैं, हर्षदा, नीरज और आशीष, सारे समीकरण, संकेत और स्ट्रेटजीज लेके हाजिर होंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।